और 2-3 दिन जो भी चली, इसके क्या क्या मुद्दे आए, तो उन मुद्दों को हम डिस्कशन करेंगे। पहले पर्सन आवर हुआ लोकसभा की कार्रवाई, तो एक कोलेटरल लोन होता है, ये मैंने यही सुना संसद में। फिर मैंने गूगल किया कि कोलेटरल कौन होता क्या, तो ये सीसी की तरह है, यानी 1.6 लाख का लोन मिलता है और उसको एसेट को यहाँ आपके पास है तो उसको प्लेस कर दो और ले लो। कोई गाड़ी घोड़ा कोई भी चीज आपके पास हो, एसेट हो, वो उसको आप कर दो तो लोन मिल जाता है। तो पूछा गया कि भाई व्यापारियों को तो मिलता है, किसानों को कितना मिलता है, तो किसानों के आंकड़े पाए नहीं गए। मतलब ये कोलेटरल में आपका कैसी सीर, ये तो मिलता है जमीन कब्जे करके, लेकिन एसेट के मामले में लोन किसान को नहीं दिया जाता। बाद में एक सवाल पूछा गया कि आगम शास्त्र के मामले में क्या है, तो यह भी मैंने पहली बार ही सुना कि आगम शास्त्र क्या भला है। कान से सुन करके मुख से कहने को आगम शास्त्र कहते हैं, जो कश्मीर में सेव आगम के नाम से खोला है। यानी ये एक तरह का मुसलमानों में भी है, मोहम्मद साहब को कहा और उन्होंने कहा, सूती और जिनको कहते हैं, इस तरह का कोई शास्त्र है। और फिर एकलव्य स्कूल में 48,000 मास्टरों की आई। एक नेशनल कैरियर सर्विस है जो अपन लोगों को जानने की जरूरत है, विशेष तौर से जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। ये एक पोर्टल है, जिस पोर्टल में एक तो बैंक वाला जो मैं ज्यादातर वर्णन करता हूं, लेकिन एनसीएस के नाम से एक पोर्टल है, नेशनल कैरियर सर्विस। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करा दो तो नौकरियां जितनी होती है उनका पता लगता रहेगा, प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी हो, उसका एक तरह का वो मामला है इसमें कि भाई। फिर एक डिमांड आई 1920-21 की। अब 20-21 की डिमांड जी थी, बाकी रह गया सरकार के खर्चे कैसे होते हैं, ये हमारे मंच को जानना जरूरी है कि सरकार किस तरीके से। मान साहब को जब मैंने पूछा तो उन्होंने अपना ग्लोबल यूनाइटेड का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उन्होंने डाला भी है कि भाई किस तरीके से। अब 20-21 का कोई खर्चा था 1.29 लाख करोड़। तो इन्होंने कहा भाई हमें कुछ सेंसस कराई, उसमें था एलपीजी और खाद की सब्सिडी और इनका खर्चा बाकी रह गया था, कोरोना वोरोना इनके खर्चे थे, तो उसको क्यों संसद से पास कराना पड़ता है, तो वो आए और इसमें डिस्कशन हुआ और पास हो गया। बाद में ये आया कि एथोलिन से बन रहा था, एथोलिन उसको इन्होंने बंद कर दिया। वो कोई सीरा वगैरह होता है ये आपके गन्ने से, उसको बंद कर दिया। तो महाराष्ट्र वालों ने कहा साहब किसान तो बर्बाद हो जाएंगे, आप एथोलिन क्यों बंद कर रहे हो। और प्याज का निर्यात बंद कर दिया। यानी कुल मिला के किसान की जो चाबियां कसनी चाहिए वो कसने का था। ये संसद में बात आई कि भाई किसान विरोधी बात कर रहे हो, दूध और बिजली और इनसे संबंधित। उसमें भी ये बात आई कि 10.6 लाख करोड़ आपने राइट ऑफ कर दिए इनके 5 सालों में, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर देते हो, लेकिन ये बात सुनी नहीं गई। बाद में राष्ट्रीय कौशल मिशन की बात आई और इस तरह से लोकसभा की कार्रवाई तो इतनी हुई। फिर राज्यसभा में एक उड़ीसा के सांसद महोदय था, तो कुछ शब्द इन्होंने संविधान से हटा दिए थे। इंदिरा गांधी ने जो जोड़े थे ना, सेकुलर और पंथ निरपेक्ष, उनको जब ये संसद वहां चेंज हुई तो इन्होंने लाइन फेर दी उस संविधान के ओरिजिनल में। तो थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, कुछ लोगों को, एक्टिविस्ट को पता लगा कि इन्होंने लाइन फेर दी वो इंदिरा वाले के। उसके उड़ीसा वाले ने कहा कि भाई ऐसा शब्द जोड़ा जाए। अब ये मांग है, जोड़ा वोड़ा नहीं गया। और फिर जीएसटी की बात आई कि भाई जीएसटी आप ऐसे दे नहीं दे, वो तो 35,000 मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं जीएसटी के और केस पेंडिंग है और आप जीएसटी दे नहीं रहे हो। तो इसका मोटा सा जवाब इन्होंने कहा कि भाई आपके कागज पूरे नहीं है और हमारा जो एजी है वो पास करेगा तब देंगे हम। तो ये किसी न किसी कागज में गोचा डाल देते हैं, ऑडिट पेरा के नाम पे ऐसा कुछ कर देते हैं कि ये कमी है, ये कागज लाओ वो लाओ, तो उस कागज को ये वापस वहां से ठुड़ा के वापस भेज देते हैं स्टेट को। कुल मिला के हमें ये भी माइंडसेट की बात है कि पैसे किस तरह से जीएसटी में इकट्ठा करते हैं, फिर गोचा डाल के देने की बात करते हैं कि हमने आपको दे दिया। फिर
एक मुद्दा आया कि उज्ज्वला गैस, एक रिपोर्ट बनाई इन्होंने, कोई ग्रुप था एक, उज्ज्वला से लाखों लोगों की जिंदगी बच गई। यानी ये चूल्हा जलाने वाले लोगों के बजाय सर्वे हुई कि भाई गैस जलाने वाली जो औरतें हैं उनमें से मृत्यु कितनी कम हुई, तो लाखों लोगों को हो गई। तो उन्होंने कहा यार ये कोई बात जची नहीं, गवा से कोई मरते हैं क्या, तू ऐसे ऐसा क्या मेजरमेंट हुआ। लेकिन अब संसद के कार्रवाई है तो पता तो होनी चाहिए। जब मैं इतनी माताकोड़ी कर रही हूँ तो आप तक बात भी जाए कि कैसी कैसी बातें वहां संसद में होती है, मीडिया में नहीं आती, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो फिर कहा देखो यार 14 करोड़, ये सरदार जी बोले कि 14 करोड़ थे हमारे पास में, जिसको हमने 34 करोड़, जिसमें 9 लाख उज्ज्वला के हैं, इतने सिलेंडर दिए हैं, तो मौतें तो नहीं होगी, बचेंगे ही लोग। पहले आंखों का था, आंखें नहीं जलती, लेकिन मौत के मामले में रिकॉर्ड आ गया। फिर ये राज्यसभा में, पहले लोकसभा में जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इसमें चुनाव की ये तैयारी कर रहे हैं। 370 पे मोदी जी का संसद टीवी पे बड़ा आता है, एक स्टेटमेंट आता है, आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, मैं पढ़ता हूं उसको पूरा। तो इस तरीके से ये चुनाव की जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्वेशन के लिए इन्होंने एक्चुअली क्या है कि पंडितों के लिए भी रिजर्वेशन कर दिया, जो 24 सीटें हैं पीओके के उनके भी कर दिया। ये एक वो लॉलीपॉप ही कहेंगे महिला आरक्षण वाले की तरह, ये भी एक चल रहा है कि चलो ठीक है, कोई न कोई किसी न किसी रास्ते से, और रीऑर्गेनाइजेशन करके ये ऐसा चाह रहे हैं ढांचा कि भाई हमें सत्ता आ जाए, इसमें विधानसभा जो है वो हमारे कब्जे में आ जाए, ऐसा कुछ चल रहा है। एक मुद्दा आया, इसको आप लोग देखना, पेरियार एक हुए थे। तो पेरियार ने क्या है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध में बड़ी बातें कही थी, ये मंदिरों के पाखंड के विरुद्ध में पेरियार बड़ा पूजा गया। और वहां दक्षिण भारत में पेरियार, तो डीएमके का अब्दुल्ला था, उसने पेरियार के बारे में कहा, और उसने ये कहा हिंदू पंडितों के लिए तो आपने रिजर्वेशन कर दिया, बाकी का किया नहीं, ये सिखों के लिए क्यों नहीं किया, भाई सिख भी है वहां जम्मू कश्मीर में। पेरियार की बात आई थी तो पेरियार पे बीजेपी पूरी उछल पड़ी, और करीब करीब आधा घंटा पेरियार के ऊपर चला, और इनको कांग्रेस को कहा आप पेरियार की नीति को समर्थन करते हो क्या। और पेरियार के कई बड़े भक्त हैं, मतलब वो इनमें पूजा है, ये जो पंडिताई जो सिस्टम है ना, इसमें ये बड़ा सख्त विरोधी है पेरियार। तो इसके ऊपर भी हाँ उल्ला हुआ कुल मिला के धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। और नेहरू जी का पूरा चलता रहा, नेहरू ने ये गलतियां की, इन्होंने कहा नहीं की, वो करते बहसबाजी चलती रही, वो कोई ज्यादा है नहीं। फिर बाद में वापस वही राज्यसभा में भी एथोलिन की बात आई कि तब कहा भाई 1212 प्लांट लगे हुए हैं, 6000 स्टार्टअप है, फीड स्टॉक बढ़ाया है। एक एथोलिन की विशेष बात मैंने सुनी, आप लोगों की जानकारी में दे दूं, अंडमान निकोबार में एथोलिन जो है पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता। तो मैं अंडमान गया हुआ हूँ, निकोबार तो नहीं गया, 5-7 दिन रुका था। वहां वातावरण बड़ा शुद्ध है, पर्यावरण के अंदर बहुत टॉप है। तो इसका मतलब है कि एथोलिन का मिलाने से कोई पेट्रोल में कोई धुएं का फर्क पड़ता है कि क्या पता, लेकिन अंडमान निकोबार में एथोलिन नहीं मिलाया जाता है। ये गूगल में आप भी स्टडी करना, मुझे भी बताना। फिर ग्रीन फील्ड बन रहे हैं हवाई जहाजों के लिए, दुर्गापुरा, शिरडी, कन्नूर, कालकोटी, कौशीनगर, नोएडा, ग्वालियर, राजकोट, कुबेर, अलवर बन रहा है राजस्थान में पूरी, और इस तरह से करीब 12 ग्रीन फील्ड है। तो यही पर्यावरण के लिए बन रहे हैं। फिर 12 तारीख आ गई, 12 तारीख को भी यही चला लोकसभा का, तो किसानों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, वो नमो ड्रोन आपके आएगा, आपके खेतों के ऊपर घूमेगा, ये दवाइयां ववाइयां छिड़केगा, इस बात की बात हुई। एक बात विशेष उठी कि यार आवास योजना जो है, गांव के अंदर आवास योजना में तो 1.40 लाख रुपए देते हैं, शहर में 2.5 लाख देते हैं। तो उसने पूछा कि भाई ये क्यों, भेद क्यों है, नक्शा वही है, ड्राइंग वही है, लेकिन गांव में क्यों। तो कहा कि गांव में लेबर सस्ते पड़ जाते हैं, वो पड़ जाते हैं, इस तरह से ये करीब 1,10,000 का शहर वालों को ज्यादा मिलता है, ये बात आई। फिर बाद में आया पैक्स का, आया कि पैक्स आ रहा है इसलिए 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम पैक्स से कर लेंगे ये, और मॉडल बाइलॉज हमने घोषित कर दिए हैं, जिसमें केरल और एक कोई स्टेट और है, 2 ने नहीं किए हैं, बाकी इसके तो मॉडल बाइलॉज अपने इसके जो पैक्स है इसके पढ़ने हैं,
क्योंकि ये राज्य का विषय है, इसलिए इन्होंने बाइलाज जो है बना करके दे दिया है और सब राज्यों ने बाइलाज ले लिए हैं। मैंने डाउनलोड भी कर रखे हैं बाइलाज। तो कैसे सोसाइटीज बनेगी, कैसे अध्यक्ष बनेंगे, क्या व्यवस्था होगी, ये पैक्स का सिस्टम है। इसके अंदर हमने अमित शाह जी ने कहा हम 5 ट्रिलियन की कर देंगे। फिर आया केसीसी के मामले में कि भाई आप केसीसी का माफ क्यों नहीं कर देते हो। फसल जब खराब हो गई, अभी बरसात हुई थी इधर महाराष्ट्र और केरला, इधर कर्नाटका में भारी, तो इससे फसलें खराब हो गई। तो जवाब दिया कैलाश चौधरी ने कि भाई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रधानमंत्री फसल बीमा और ये लोग आपको सहायता करते हैं, पर और हमारे पास कोई सहायता का, वो आपको फसल बीमा है इसके तहत ही होता है, बाकी कोई सहायता का प्रोविजन नहीं है। आपकी फसलें खराब हो गई तो एक ही व्यवस्था है जिससे हम। फिर आया कोरोना के अंदर छोटे स्टेशनों को रेल रुक रही है इसको बंद कर दिया। तो अश्वनी ने इसका जवाब ऊट पटांग दिया, फिर हल्ला भी हुआ। वस्तु स्थिति तो इसकी दूर से है गया सारी, इनको एक्सप्रेस किराया कर दिया, प्रीमियर का सिस्टम कर दिया, डायनेमिक किराया कर दिया। डायनेमिक किराया का मैं पहले एक रील भी निकाल चुका हूं। डायनेमिक में अंदर हवाई जहाज में जैसे किराया प्रति घंटा जो टाइम नजदीक आता बढ़ता रहता, उसी सिस्टम से रेलवे ने कर दिया। अब आप डायनेमिक पहले तो क्या था कि रिजर्वेशन जो होता था वो तत्काल होता था सिर्फ। तो पहले तो रिजर्वेशन की वेटिंग होती थी, वेटिंग के बाद में आया तत्काल का मॉडल कि भाई 2-4 घंटे पहले आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा गाड़ी के। और उसके बाद में, इस तत्काल के बाद में इन्होंने प्रीमियर का फंडा डाला था कि 40% सीटें रिजर्व साइड में रख देते हैं और फिर उसको एट ए टाइम वो तत्काल में प्रीमियर तत्काल नाम दिया इन्होंने। प्रीमियर तत्काल के बाद में इन्होंने उसके अंदर एक फड़ंगा डाला डायनेमिक का। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि आप ट्रायल करते रहो। हवाई जहाज में जैसे करते हैं ना, 10,000 का किराया है तो आप 11,000 का होता है, 11 करते हो तो आपको टिकट मिलेगा, 10,000 वाले को नहीं मिलेगा। आपकी एजेंसी ज्यादा, इसलिए आप बोली लगाओ, मतलब उस सीट की आप बोली लगाओ। तो उस बोली को जो है वो डायनेमिक किराए के हिसाब से करके ये छोटे स्टेशन बिल्कुल बंद कर दिए। अब सरकार की मंशा रेलवे के मामले में, अश्वनी ने तो ये कह दिया कि ये ट्रैक हमारे जो है इसमें काम चल रहा है, इसलिए हमें इंजीनियर हमें कहते हैं, उसके हिसाब से हम रोकते हैं। तो उन्होंने कहा, उसने फिर एक उदाहरण दिया बिहार वाले ने कि ये फालतू झूठ बोलते हो आप, यहाँ से यहाँ के बीच में कहाँ ट्रैक में काम चल रहा है। तो कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया। इस तरीके से ये बात हो गया। 12 तारीख की लोकसभा की कार्रवाई का मुद्दा है। फिर एक बिल जम्मू कश्मीर का फिर डाल दिया इन्होंने, यूटी के बिल के अंदर, कि इनके अंदर अमेंडमेंट करना है, पांडिचेरी और यूटी के अंदर थोड़ा कोई बाकी रह गया होगा तो एक बिल और डाल दिया, रीऑर्गेनाइजेशन का सेकंड बिल। उसके अंदर लेडीज का रिजर्वेशन पहले चूक गए थे, तो उसको डालने के लिए कब होगा। तो ये करने के बाद में फिर बाद में राज्यसभा में आ जाओ। 12 तारीख में राज्यसभा में कनाडा के बारे में बात चली कि भाई ये कनाडा से कोई अमेरिका के संबंध ठीक नहीं है, तो ये बात भी उठी। वेटलैंड का जो मामला, वेटलैंड का मतलब ये चिल्का वगैरह झील है ना, ये तालाब वगैरह बड़े पानी पड़ा रहता है, इसको वेटलैंड कहते हैं। इसके अंदर फंड जो है वो दिया नहीं जाता है। स्टेट का मामला होता है, टूरिज्म सेंटर कर रहा है वहां ये माल कमाने के लिए। और तो इंडिया गवर्नमेंट उस वेटलैंड का यूज कर रही है टूरिज्म पर्पज से, लेकिन फंड नहीं दिया जाता। इन्होंने कहा कुछ ठीक भी कराओ इनको, कोरा ये पानी पड़ा है तो हम इसको करें, काजे पानी कोई हाथ नहीं लगाने देते। तो ये करके ये स्वास्थ्य के मामले में आया कि भाई ये राज्य का है, लिस्ट में समूर्ति सूची में आना चाहिए। केरल को लपेटा इनमें कि केरल की एक रिपोर्ट ली जिसमें कहा केरल में खून की कमी हो गई औरतों की। तो इन्होंने ये रिपोर्ट ला करके ये कहा कि तुम अब ये जो है ये स्वास्थ्य का हमें दे दो, क्योंकि फार्मा जो है, फार्मा ये समवर्ती सूची में नहीं होने के कारण से ये कानून नहीं बना पा रहे हैं। फार्मा एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है जिसके अंदर ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से स्वास्थ्य को हम कब्जे करें। शिक्षा को तो समवर्ती सूची में ला रखा है। फिर आया क्रूज के बारे में। एक क्रूज आपको पता हो तो गंगा विलास के नाम से चला था, जिसमें 4 साल की बुकिंग पड़ी है, 2026 तक का बुकिंग हो रखी है। सागरमाला में है, 7 पोर्ट है इसमें। तो वो क्रूज एक बार तो पटना के पास फंस गया था, लेकिन ये कह रहे नहीं फंसा नहीं था, वो यूं ही रुका था। ऐसे करके क्रूज जो है वो
60 पोर्ट है अडानी के, उनके साथ साथ चल रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रूज चलने लग गए। क्रूज को आपने सुन रखा होगा, यूं बैठ के समुद्र में घूमो करो, ऐसा ये टूरिज्म का फंडा है। बाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा, गांव गांव और मोदी जी की गारंटी का रथ जो है वो शुरू हुआ, इसकी भी बात चली। और ब्लड सैंपल के मामले में आप में से कोई डॉक्टरों को पूछना, ये बात नई आई है, संसद में उठी है। ब्लड का सैंपल पहले यहां लगा करके लेते थे, ये उंगली से लेते थे। अब इन्होंने वैन से लेना कहा है कि इसके यहां लिए हुए इसमें नाड़ से लिए हुए में कोई डिफरेंस आता है। तो ये अब कोई डॉक्टर से पता करने वाली है, मैं कर नहीं पाया, बिजी भी रहा हूं। तो ब्लड सैंपल के मामले में इन्होंने कहा कि भाई ये जो है फिर चीन से खाद का आयात कितना है, इस पे सरकार भी फर पड़ी कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। टेंडर हुआ है तो चीन का आ गया, और इस तरह से ये 15-20 मिनट हुआ कि भाई तुम कह रहे हो आत्मनिर्भर हो गए, और ये इतने हम बरौनी में खोल दिया, फलाने खोल दिया, तो कहाँ हो गए, तुम तो चीन से खाद मंगा रहे हो। तो ये बात भी वहां हुआ। और जीएसटी के मामले में वही कहा कि भाई एजी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक, यहाँ राज्यसभा में भी चला कि भाई पैसे नहीं दे रहे हो, तो कहा एजी का सर्टिफिकेट नहीं, यानी एजी इनके हाथ में है तो सब कुछ है। एजी ये जितनी भी इंस्टीट्यूट्स है ना, ये इनके कब्जे है, तो इसलिए गोचा डाल के सीएजी को ये जो जीएसटी का है वो नहीं दे रहे हैं। तो गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला वाले ये लोग भूखे भाई हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे हो। चीफ इलेक्शन कमीशन का बिल आया, आपने सुना होगा मीडिया के मार्फत, 91 का बिल था। अब इन्होंने ये कहा कि भाई ये देखो, बड़ा कलाकारी से कहा कि भाई हमने जो था वो कोई करना कुछ नहीं था हमें, लेकिन एक पीआईएल लगी, उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जब तक ये नहीं बनाओ तब तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता तीन मिलकर के और चीफ कमीशन वाला नियुक्ति करो। निर्देश तो थे ये। अब इनको क्योंकि चंद्रचूड़ को हटाना था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि सीजीआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई एक मंत्री को ले लिया। यानी एक मंत्री होगा प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त, एक विपक्ष का होगा। तो कितना सही है कि इन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया। इन्होंने कहा भाई क्या करें हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो विपक्ष ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो तुम्हें सीजीआई का ही कहा था कि नहीं, सीजीआई का ऐसे नहीं कहा था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज पढ़ो, उसमें यह कहा था कि भाई आप सरकार कानून बनाए, तो हमने कानून बना दिया। तो हम बड़े के जुडिशरी बड़ी, ये एक जुडिशरी की लड़ाई है। और लोगों ने कहा आप जुडिशरी को नीचा दिखाना चाह रहे हो, और आपने, उन्होंने तो कुछ अलग कही थी, आप कुछ अलग कर रहे हो, और आप ऐसे करके, और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां से आपके चुनाव आयोग का जो है उसको उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके अपॉइंटमेंट के कानून बनाओ, कौन बनेगा कैसे बनेगा। तो इन्होंने कहा यार अपॉइंटमेंट का तो कानून बनाए, लेकिन आपने जो कमेटी बनाई है, सर्च कमेटी है, जिसका भी चेयरमैन आपने बना दिया अपने मंत्री को, कानून मंत्री होगा। फिर सिलेक्शन कमेटी बनाई, उसका होगा मालिक प्रधानमंत्री। यानी प्रधान वो सर्च करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन पीएम करेगा, सर्च इनका मंत्री करेगा, और चीफ जस्टिस और आउट हो गए दो। फिर सिलेक्शन कमेटी के अंदर इनके ये जो है, एक इनका मंत्री होगा, एक खुद होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा। इस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन। तो अब आपको वोट देने की कोई ज्यादा, मैं समझता हूं कोई ज्यादा इतनी अहमियत है वो हो नहीं गई है। आनंद से अपना जो भी है, पहले आप रो रहे थे कि हम ये जो है ईवीएम मशीनों का झगड़ा था, अब ये ईवीएम का भी बाप हो गया कि ये अपना मर्जी का चीफ इलेक्शन कमीशन रखेंगे और उसी का अपॉइंटमेंट करेंगे। पहले सीबीआई वाले में करेक्शन किया था पहले, फिर बाद में ईडी वाले में किया, अब इसमें कर दिया। सारी इंस्टीट्यूट का मालिक एक होगा, खुदा एक होगा, और वो होगा प्रधानमंत्री। इसलिए देश का दिशा है, हम लोग करते रहे। अशोक लवासा और नवीन चावला का मैटर चला। इनमें क्या हुआ कि इनके अंदर ये चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना नहीं माना था नीचे वाले ने, तो इसके घर ईडी भेज दी थी इन्होंने। इस तरह की बात हुई थी, तो कहा यार आप लोग जो है इनको तंग करने लग जाते हो। उसने कहा यार ऐसा नहीं करेंगे,
तो वो लफड़ा हुआ और इस तरह से ये सीजीआई का आपने अपमान किया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 5 सदस्यों का कहा था कि आपने उनका भी कहना नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार का पलट नहीं है। मैंने तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, 2:1 में सरकार है तो सुमित पात्रा भी बन सकते हैं, ऐसे करके संसद के एक आदमी बोला। तो मैंने ये छोटे शॉर्ट में लिखे हैं। अब 13 तारीख को आए तो रेल की बात चली, वो डायनेमिक किराया मैं कह चुका हूं आपको, इससे संबंधित बात थी। माइनिंग के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी हुई होती है। माइनिंग में क्या कुछ पैसा होता है जो ये सैलिसस कप वगैरह जम जाते हैं कर जाते हैं, इनके लिए कुछ फंड होता है, एक जमा होता है। वो उस फंड को यूज करने के लिए कहा है हमें सांसद वगैरह को, और ये पूछते नहीं है तो इनको कहा भाई इनको भी एमपी एमएलए को भी इसमें कंपल्सरी पूछने के लिए लगाओ। अब आया था यही लोकसभा में नेट न्यूट्रलिटी का। नेट न्यूट्रलिटी आप गूगल में जाके देखना। नेट न्यूट्रलिटी क्या है कि जैसे अंबानी का जो ये जो इसका है ना जियो का वेब के ऊपर जो चलने का है ना रास्ता, ट्रैक टाइप समझ लो, रेलवे भाई मेरे ऊपर चलाने को, तो ये बाकी का धीमा कर देते हैं और खुद का तेज कर देते हैं। इस तरीके से दूसरी कंपनियों के कंपटीशन को आउट करने के लिए नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा न्यूट्रलिटी है नहीं। तो मंत्री ने जवाब दिया कि भाई ये जो है हम तो ऑडिट करते हैं, ऑडिट में ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, रिपोर्ट आएगी जांच कर लेंगे। तो ऐसे करके ये नेट न्यूट्रलिटी के अंदर इनका कब्जा है पूरा का पूरा। जो आपके ये चल रहा है, जैसे मेरे अभी बोलते बोलते कई बार कट जाता, आप कहते हो आवाज टूट टूट के आती है, तो अब इन्होंने अपना कब्जा नेट के अंदर पूरा कर लिया है। अब एक बिल आ रहा है ओटीटी का, जो बिल आएगा तब देखेंगे, लेकिन लोगों ने चिंता ये जताई कि साहब इसका ड्राफ्ट बिल आया है, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी बात कुछ चली नहीं, मेरे भी ज्यादा समझ में आया ना। ओटीटी का कोई प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर ये बिल आ रहा है। ध्यान रखेंगे कैसे वर्चुअल दुनिया बसेगी, कैसे करेगा, हम भी अपने हिसाब से चिंतन करेंगे। संडे के हिसाब से जब भी आएगा बिल तो आपको बीच में मैं शेयर करूंगा। और लैंड कस्टम स्टेशन बनने की बात भी हुई। फिर प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्स का कोई एक बिल आया है, तो ये अभी डिस्कस हुआ नहीं है, कोई प्रोविजन करने का होगा। फिर बात सीनियर रेलवे के लिए सीनियर सिटीजन का किराए की बात हुई, आपने बंद कर दिया, कोविड में कई रेलवे स्टेशन बंद कर दिया। और कोटा के कोचिंग सेंटर की बात आई कि कोटा के कोचिंग सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, तो कहा कि पंखों के अंदर इन्होंने एक डिजाइन बनाई है, जो पंखे के लटके तो वो पंखा नीचे गिर जाए, एक ऐसी कुछ डिजाइन कोटा में बनाई है। अब अपन गए नहीं, लेकिन ये संसद में बात उठी थी। नेवी का 4 तारीख को है सिंधु फोर्ट करके है, तो मैं सुबह देख रहा था संसद में वो प्रोग्राम आ रहा था उसका, तो पहले हुआ था ये 4/12 को। तो वहां मूर्तिकार वो बहुत ही घटिया शिवाजी की मूर्ति घटिया निर्माण हुआ और वो अभी से खराब हो गया, ये हुआ। और नेशनल कैपिटल का भी बिल आया, पोस्ट ऑफिस का बिल आया। इनके अंदर ये पहले अपन कह सके राइट टू प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर ये जो पोस्ट ऑफिस वाले में तो कर चुके हैं कि ये अपना आपके डाक वगैरह जाएगी, किसी को खोल सकेंगे, देख सकेंगे क्या है इसमें क्या नहीं है, आपकी प्राइवेसी का है। जन विश्वास के तहत इनको कोई सजा भी नहीं होगी, खोले उसको कि चलो ठीक है यार खोल लिया, देख ले क्या है इसमें, ये करके बात हुई। अब 13 तारीख को राज्यसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा में वो महाराष्ट्र वाली ने उठाया कि भाई 56 रुपए आए किसान के, इंसुलिन भी बंद कर दिया आपने, ये पहले भी उठी बात। सैनिटरी पैड का मटेरियल बड़ा घटिया है, ये बात भी संसद में उठी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बिल आया, 1562 बिल, 1486 बिल पहले इन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं और 76 बिल अभी विड्रॉ किए हैं। तो विड्रॉ करने के अंदर इनकी चालबाजी ये रहती है कि कुछ बिल, जैसे मैंने बताया था कि ब्रह्मा सेल नाम से एक बिल बना था, बीपीसीएल उसका पार्ट है, तो बीपीसीएल को बेचना होता है तो उस बिल को ही खत्म कर दो आप। जैसे किसानों के 3 बिल किए, उस तरह से 1486 बिल पहले कर दिए इन्होंने खत्म, और अब 76 बिल और कर दिए। उसमें क्या होता है कि संसद का पास किया हुआ बिल हो तो वो संसद में वापस आना पड़ता है उसको। तो संसद में जब खत्म कर दिया तो वापस आने की जरूरत नहीं, मोदी जी है बेचने के लिए फ्री है। जो भी पब्लिक सेक्टर के बने हैं यहाँ पे, उन सब बिलों को इन्होंने खत्म कर दिया। जानी
वो पुराने जो भी बिल बने हैं उसको इन्होंने कह दिया अंग्रेजों के टाइम के है कुछ तो और कुछ काम के नहीं है, ऐसे करके एक का इन्होंने उदाहरण भी दिया कि टेलीग्राम के अंदर ये कोई तार वार होते थे, पहले खंबे कटते थे, ये तार होते थे ना, कि वो भी बिल था कि वो कोई तार मिल जाता था तो उसको सजा होती थी। इस तरीके से करके कई तरह बिल है, कुछ अच्छे कुछ बुरे होंगे, कैसे क्या होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए 1562 बिल जो है भारत सरकार ने अभी तक खत्म कर दी। अब साहब छोटी नदियों की सुरक्षा के मामले में आया और यहां फिर 14 तारीख आई। 14 तारीख से आपने देखा कि ये संसद पर वो दो छोरे कूद गए और सारा ये जमेला खड़ा हुआ। दूसरे दिन आए तो उस दिन ही इन्होंने 14 तारीख थी, 14 सांसदों को जो तो 9 कांग्रेस के थे सस्पेंड कर दिए, कुछ इनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह साथ उनको किए, संसद ज्यादा सस्पेंड किए इन्होंने। उधर राज्यसभा में इनका जो था डेरिक ओब्राइन को इन्होंने 3-4 बार जो है संसद को बंद करने के बाद में वापस अब बैठे कि यार फिर 3 महीने के लिए प्रिविलेज कमेटी को बैठ दिया। वो डेरिक ओब्राइन को निकलने के लिए कहा बाहर, तो वो बाहर निकले नहीं, इनको सस्पेंड कर दिया। ये जो थे तो वो तो फिर सदनिक नहीं लगा तो क्या करते, मतलब ये करके 14 तारीख का बाद में तो 15-16 ये बिल्कुल आहू होती रही और कोई ज्यादा ऐसा काम हुआ नहीं। और इसके अंदर अब ये मुद्दा उठा था कि भाई ओम बिरला ने कहा मेरी जिम्मेदारी है संसद में, लेकिन ये कह रहे हैं भाई आपकी जिम्मेदारी थी, इसके अंदर तक की थी या जो भी थी, लेकिन इसकी वो लगी हुई थी। एक अहम बात उठी थी वो संसद में ही उठी थी, वो शायद मीडिया में नहीं आई है। ये जो है ना, ये इनके लगे हुए ये छोरे जो सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी ठेके में है इनके, ये ओरिजिनल जो है वो कम है और इन्होंने वो ठेका दे रखा सिक्योरिटी का। तो करीब 330 करीब होने चाहिए, उसकी जगह 100 और समथिंग ही थे। वो ठेके वाले तो ये होमगार्ड टाइप के ऐसे होते हैं, ये पुराने फौजी वगैरह, इनको जैसे अब ये अग्निवीर आ जाएंगे तो इनको ये हो जाएगा, कर जाएगा, तो इनको कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं था। इन्होंने तो संसद में फिर सांसदों ने पकड़ लिया, बाद में 3 मिनट बाद में ये लोग आए, इस तरह से वो सिक्योरिटी का मामला ब्रीच हो गया और वो अभी तक मैटर जो है चल रहा है। अब इसके अंदर ये 6 लोग पकड़े गए हैं, एक वो कुमावत पकड़ा गया, उसके पहले वो पकड़ा गया, उस लड़की की डिग्रियां हैं उसके बारे में भी बात चल रही है कि भाई वो इतनी पढ़ी लिखी थी इसलिए हो गया। एक पक्ष कहता है ये है और दूसरा पक्ष कहता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। मैंने भी जब ये रील निकाली तो एक बंदे ने कह दिया सर आपने हमला कैसे बोल दिया, एक बंदे का आया था मेरे पूरा क्या, और मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन आप हमला शब्द हटाइए अपनी रील से। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि किसी भी कानून को ब्रीच करना और संसद के अंदर बिना किसी कूद जाना तो नहीं कि वो हमला नहीं कहलाएगा। तो अब मैं भी ज्यादा समझा नहीं, अपना अपना प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, अब हमला हुआ या प्रदर्शन हुआ, सवाल ये हुआ कि हमला हुआ कि प्रदर्शन हुआ। तो प्रदर्शन वो लड़की ने किया, वो तो प्रदर्शन था, बाहर एक उसके साथ था, वो प्रदर्शन था, लेकिन वो 2 कूदे ऊपर से, अब उसको क्या बोलो, आप हमला ही बोलो और क्या बोलो, वो तो कूद गए। तो वो कैसा हमला होता तो वो कुछ अलग किसी के मुक्का लगाते, गोली चलाते, वो हमला कहलाता है। वो तो कूदे तो उनको प्रदर्शन वहां नहीं करने दिया तो वो संसद में कूद गए और इनको जान बचाना इनको जरूरी था, इसलिए इन्होंने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करके धुआं निकाल दिया। अब इस प्रदर्शन और हमले के बीच में हमारा मामला अटका पड़ा है। इधर ये लोग जो टीवी की छोटी मोटी बहस ही सुनता हूं, मैं तो संसद सुहाय सुनता नहीं हूं, लेकिन वो मामला यहाँ आता है कि भाई एक कोई था वो रिक्शा चलाता था, वो हवाई जहाज का किराया लेके कैसे आ गया, उसके पास ये पैसे कहां से आ गए, वो पढ़ा लिखा ही नहीं था तो उसके कहां बेरोजगारी थी। और इस तरीके से वो भगत सिंह फैंस क्लब की वो कहानी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भी चल रही है। मैं तो संसद पे केंद्रित हूँ, संसद क्या कहता है उसी की बात सुनता हूँ और बाकी ज्यादा इनके माथा नहीं लगाता इन पे। ये सुमित पात्रा कांग्रेस ये दूसरे जो भी बोलते हैं बोलते रहते हैं। अब मैं मैटर को आपके बीच में ही छोड़ूं, जो भी संसद में जो जो बातें हुई आपने अपने अपनी रुचि से अपने अपने तरीके से नोट की होगी या दिमाग में जान में ली होगी कि कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, क्योंकि हमारे भी ये
शेडो कैबिनेट है, हम संसद की फॉर्म में ही बैठते हैं। हमारी एक तरह की 6 दिन का इनकी संसद की कार्रवाई का विश्लेषण करके छठे 7वें दिन हम इस बात पे करते हैं कि क्या वाकई हमारे माननीयों ने, हमारे प्रतिनिधियों ने कोई बात वहां रखी है तो उसमें कोई दम था, या इन्होंने सुनी नहीं, या विपक्ष की मांग गलत थी। ये सारी बातें हम अब डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको कहूं, आप जो भी हों साथी जुड़े हैं, मेरा माइक मैं बंद करूं और अपनी बात को रखें। हरलाल जी आपसे शुरू कर देता हूं मैं, फिर 1 बाय 1 रामनारायण जी हैं, अरविंद जी हैं, धाकर साहब भी हैं, वीरेश जी हैं, जो भी हो। या वीरेश जी आपसे शुरू करूं मैं? चलो हरलाल जी आप कर लो, आप बिजी भी रहते हो आप। धन्यवाद। एक मुद्दा जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने सीजेआई को आउट करके खुद बन गए अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री तो किसी पार्टी का हो सकता है सर। तो प्रधानमंत्री नियुक्त करे चीफ इलेक्शन कमीशन, तो ये कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से, सही बात है। और एक संसद पे हमले वाली, वो तो हमला ही था, उसको तो हमला ही कहेंगे, क्या कहेंगे। हमला हुआ और कांग्रेस का प्रायोजित था ये, राहुल गांधी बोल ही गए थे। और बाकी तो स्टडी करेंगे, जब आपने बताया तो स्टडी करेंगे, बताएंगे। थैंक यू। चलो रामनारायण जी, अब आप क्या व्यू देना चाहेंगे? संसद है, खुले विचार है, मुक्त विचार है अपने कोई। रामनारायण जी आप अपना माइक खोल के अपनी बात को रखो। कुछ रेलवे का मुद्दा था, डायनेमिक किराए का भी था, कई तरह की बातें हमने उठाई है, कुछ किसानों के भी मुद्दे थे, एथोलिन का भी था, कई तरह की बातें उठाई है, मैंने संसद में उठी है, उनको आपके बीच शेयर किया है, और ये भी मुद्दा था। तो रामनारायण जी आप कुछ कहना चाहेंगे? रामनारायण जी बिजनेस में बिजी होंगे, दुकान में मेरे हिसाब से। वीरेश जी आप अपनी बात रखिए। मैं तो जर्नी में हूँ साहब, बस में हूँ और जा रहा हूँ वहाँ रोहतक चंडीगढ़ से, तो इसलिए आज बोल नहीं पाऊँगा। विषय तो बहुत बढ़िया था, बोलने वाला था, लेकिन चलो ठीक है। हाँ अरविंद जी आप रह गए, फिर तो अब बहुत कम बचे हैं, बाकी तो वो जुड़े थे, 2-4 डांगी साहब भी जुड़े थे, कानूनविद थे वो, सुमंत भी, गामले भी थे, वो भी इंटेलिजेंट आदमी थे, लेकिन टॉपिक बड़े क्रूशियल थे, क्यों ये लास्ट वाला टॉपिक बड़ा खतरनाक है, इसलिए इसको लोग ज्यादा टच नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हो, अरविंद जी किसानों संबंधी बात भी हुई, जनता के, रेलवे के, बुजुर्गों के किराए के, और भी कई बातें हमारे वो एक लोन 1.7 के लोन की भी बात हुई, आप किसानों में भी काम करते हैं, और संसद वाली बात तो है ही अपनी जगह। आवाज आ रही है क्या हनुमान जी मेरी? हाँ आ रही, आवाज आ रही है। हाँ हाँ आवाज आ रही है। सभी साथियों को नमस्कार। देखो आज बहुत सारे मुद्दे उठाए हनुमान जी ने, तो संसद में उठे, वो भी मैं भी क्योंकि साथ में काम लगा हुआ था, काफी चीजें भूल गया हूँ। एक तो हरलाल जी ने अभी लास्ट में कही, वो बात तो मेरे याद रही, बाकी थोड़े थोड़े और उठाते हैं मुद्दे। कि भाई ये राहुल गांधी का करा हुआ था। हरलाल जी थोड़े से, आप तो पटेल के आदमी हो, अब सर रिटायर हुए हुए हो, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हुए हो, इस तरह की चीजें, बायस चीजें मत कहा करो। शायद मेरे हिसाब से अपने घर की बात है, तब कह रहा हूँ मैं। अभी हमारे को पता ही नहीं है ये क्या खेल है, किसने खेल खेला है, क्यों करा है, क्यों नहीं करा है। इसलिए मेरे हिसाब से हमारे को किसी को ज्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है उसके अंदर। और बाकी देखो ये धीरे धीरे करके इन लोगों ने, अब ये तो वो आवारा सांड की तरह हो गई है, और संसद के अंदर इन लोगों को जो कॉरपोरेट के लिए बढ़ाने हैं, जो चीजें करने हैं, किस तरह से देश के ऊपर पूरा कॉरपोरेट का कब्जा होना है, कॉरपोरेट एक छत्र राज किस तरह से करे, उसके लिए ये लोग बहुत तेज गति से चल रहे हैं। और हम लोग अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर पड़े हुए हैं, जबकि शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस बीजेपी पानी को नहीं आ रही, मोटर ही चलानी पड़ी, वहां क्यों चालू कर, वो वहां क्यों हटा, फिर बाद में नहीं तो पानी बठिन जासी। तो ये
ये चीज है, ये हमारे को समझनी पड़ेगी कि सारा का सारा जो व्यवस्था परिवर्तन अब हो रही है और उसमें टोटल सिर्फ देश, इनका काम सिर्फ सत्ता को चलाना होएगा। ये अपने पास में एक तो रेवेन्यू कलेक्शन अपने पास में रखेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाली रखेंगे, और उसके बाद बाकी सारी की सारी चीजें ये लोग कॉर्पोरेट को सौंप रहे हैं, उसके लिए चल रही है। जनता इस चीज को अभी भी नहीं समझ रही है। अपन कांग्रेस बीजेपी में पक्ष विपक्ष में पड़े हुए हैं, तो ये चीजें नहीं है। सार की बात तो यही है, बाकी बहुत सारे मुद्दे उठे हैं इसमें, अपन तो कहीं है ही नहीं। अब तो ये लगता है कि हम कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, और इनको फर्क ही नहीं पड़ता। अपन चाहे डेली मिलो, चाहे ज्ञान के लिए भले ही मिल लो, चाहे हड़तालें करो, चाहे और करो, कुछ भी करो, बोले ठीक है, बैठा रहा, हमारे से बैठा नहीं रहा जाता है, कुछ न कुछ करते रहते हैं, बीमारी है ये, इसलिए करो बोले। परंतु इन लोगों ने बहुत, और इनकी स्पीड भी बहुत तेज है, ये किसी को कुछ नहीं करने दे रहे हैं। बाकी मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करूंगा। नहीं, आप उस बात पे भी आओ, जैसे ओटीटी का बिल और नेट न्यूट्रलिटी का, भले ही हमारा अल्प ज्ञान हो, लेकिन क्या ये जो ढांचा खड़ा किया गया है, ये नेटवर्क का पूरा, इस नेटवर्क के ढांचे में आम आदमी कहाँ तक टिक पा रहा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं रात को आपका लाइव इसलिए नहीं देख पाता, मुझे नीचे जाना पड़ता है। जिस तरीके का ढांचा खड़ा किया इन्होंने नेट न्यूट्रलिटी पे, इन्होंने जो लोड, किसको लोड देना, क्या कर, मतलब इनका मोटा मोटा एक मेरे समझ में इतना ही है कि जैसे रेलवे का ट्रैक जियो ने बिछा दिया, तो उस ट्रैक पे कोई दूसरा ट्रैफिक चलेगा ना, तो उसको बराबर का सुविधा देनी चाहिए। लेकिन इस तरह की सुविधाएं नहीं है, और इस तरह का जो हो रहा है, इसके अंदर भी हम अपना चिंतन कहीं रखें कि भाई आखिर कहाँ पहुंच रहे हैं हम। क्यों, ये तो खैर पुलिस का मुद्दा है, ये क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये तो मैंने विपक्ष की बात कही थी, मेरे विचार नहीं थे। विपक्ष ने ये बात, निपक्ष ने ये रखा और विपक्ष ने ये रखा, मैंने सिर्फ इतनी बात कही है। लेकिन ये भविष्य व्यती बात है कि भाई रेलवे का ढांचा एक प्राइवेट के पास जाने पे किस तरीके से गड़बड़ हुआ, ये बीएसएनएल को होकर के ये जब गया तो किस तरह से गड़बड़ हुआ। तो ये जो सिस्टम आ रहा है ना, ये प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम आ रहा है, उसमें आम आदमी टैक्स देके भी, मैं 750 रुपए जमा कराता हूँ, लेकिन मेरी नेट की भारी प्रॉब्लम है, मुझे कहीं कहीं लटक के बात करनी पड़ती है, इस तरीके से मुझे समस्या है ये। और ओटीटी पता नहीं क्या है, वैसे तो ओटीटी का मैंने एक वो 2500 का एपरेटस खरीद रखा है, तो मुझे वैसे यूज करना भी नहीं आया, वो पूरा छोरों ने बताया नहीं। लेकिन इसमें कुछ एक नई कहानी ओटीटी की आ रही है कि वो बिल आएगा तो क्या होगा, ओटीटी में हम कहाँ टिकेंगे, कैसे होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत हम कहाँ जा पाएंगे, कर पाएंगे। इन व्यवस्थाओं को भी हमें कहीं न कहीं टच करते रहना चाहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, कि भाई हम इन बातों को अंदर भी ध्यान रखें कि हो क्या रहा। बाकी देखो, ये छोटे मोटे राजनीति के झमेले, वोट कौन देगा, कहाँ देगा, ये तो सब ये मिले हुए लोग हैं, सब एक ही गैंग है। इनको तो कठपुतली है कॉर्पोरेट की, ये अपने समझ की चीजें हैं। पर्यावरण वाला भी कल मैं सुन रहा था सागरदारा को, तो ये बिगाड़ के खेती भी खत्म कर रहे हैं, गोहरी खेती खत्म करके ये क्या रहे हैं, मतलब अमेरिका का धुआं हम सूंघ रहे हैं, ये सारी बातें हो रही है। तो इन बातों के ऊपर तो है ही, लेकिन ये वर्चुअल दुनिया बता यार, डिजिटल इंडिया हुआ तो ये डिजिटल होके हमें क्या कर लेगा, मतलब ये बात भी अरविंद जी क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखो हनुमान जी, ओटीपी वाली जो बात है वो मैंने स्टडी करी नहीं, देखी सुनी भी नहीं, तो उसके बारे में तो टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। ओटीपी कोई बिल आ रहा, मैं तो बिल्कुल मैं आज ही सुना है, उसके बाद में जब समय मिलेगा मैं बिल्कुल इसको देखूंगा, सुनूंगा। पर जो डिजिटल हो रहा है ना, ये मतलब आम आदमी के लिए हनुमान जी बहुत घातक होएगा, और आम आदमी इसमें स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। ये मतलब हमारी जो लाइफ है ना, उसमें न तो कहीं कोई हमारी सिक्योरिटी रहेगी, न कोई प्राइवेसी रहेगी, चाहे इकोनॉमिक हो, सामाजिक। वो बात तो ठीक है, लेकिन अपन मिल रहे हैं ना, आज मीटिंग कर रहे हैं ना, ये भी तो बात है ना, प्लस और माइनस दोनों है। अब ये जो कब्जा किया ना उसने कि भाई नेट न्यूट्रलिटी के कानून बनाए, तो वो चलने ही नहीं दे उस ट्रैफिक को, तो वो गड़बड़ हो गया, मोनोपोली हो गई ना उसकी। बिल्कुल, मेरे को देखो, मतलब आपको अगर आप लोग जैसे इतिहास के छात्र, मेरे बार बार ये चीज याद आता है कि जब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं अपन, तो उस समय अंग्रेज आए थे, तो बंगाल वाला अपन जब स्टडी करते हैं, मेरे पास में वो इकोनॉमिक हिस्ट्री के वॉल्यूम पढ़े, टाइम नहीं मिल रहा, मैं बताऊंगा उसमें आपको। उसमें मोटे मोटे कानून जो मेरे याद है, इन्होंने क्या
वही चीज एग्जैक्टली कर रहे हैं इन्होंने कानून। लोकल आदमी कॉटन खरीदेगा तो वो उसको टैक्स देना पड़ेगा उसको, तो वो कॉटन है वो अगर पहली बात तो इन्होंने ये कर दिया था कॉटन का कि वो कोई भी आदमी जो कॉटन बेचता था वो किसान बेच नहीं सकता था। वो बेचेगा, अगर बेचेगा वो तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा इनको। और जो अंग्रेज लेते थे उनको टैक्स फ्री कर दिया इन लोगों ने। तो वही चीजें कर रहे हैं ये, इन्होंने ये हालात कर दी कि किसान तो जिंदा, उस समय बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोजीशन थी हनुमान जी कि किसान के तो सारी चीजें बंद कर दे, भाई बंद कर दे बागिरदा। किसान के तो ये कर दी कि उसको तो आमदनी हो नहीं रही है, उससे खरीदेगा तो वो खरीदेगा मात्र अंग्रेज खरीदेगा, दूसरा खरीद नहीं सकता। और जो दूसरा अगर खरीदना चाहे उसका इतना पेमेंट करना पड़ता था उसको कि वो उसको निर्वाह नहीं कर रहा था। दूसरे जो यहाँ के व्यापारी थे, लोकल व्यापारी थे, वो यदि कपास और कॉटन जो खरीदते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। टैक्स उनके लिए इतना भारी था कि वो घाटे में जाए। तो आखिरकार उन लोगों को हार थक करके और इस व्यापार से हाथ धोना पड़ा था। वही चीजें ये नेट न्यूट्रलिटी वाला जब बात आप करे हो ये कहने को तो ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई आप भी करो व्यापार, क्या दिक्कत है। अब उस पर तो जियो वाले वो सौंप दिया इन्होंने, तो वो एयरटेल वाले दूसरे वाले क्यों चलेंगे, बताओ कैसे चलने देंगे। वो उनका वो कम कर देंगे, चाबी तो उनके हाथ में है ना। नहीं चलेगी तो लोग बाग तंग आए हुए अपने आप उनका ले लेंगे। और धीरे धीरे करके ये मतलब टोटल चीजों पे इन्होंने जो जैसे आपने बताया था उस तरह से टोटल चीजों पे ये वर्चुअल दुनिया पे तो अंबानी का और बाकी जो रियल दुनिया है उस पर अडानी का जो कब्जा है धीरे धीरे करके उनके ऊपर कर रहे हैं। दुख की बात इतनी है कि जनता नहीं समझ रही। जनता समझे तब तो नहीं कर सकते, पर जनता समझ ही नहीं रही है। अब जनता जब तक समझेगी जब तक तो फिर बाद में वो खड़े। चलो फिर ठीक है अरविंद जी, तब तक आप थोड़ा ट्यूबवेल का काम कर लो, फिर आपको फिर लूंगा मैं। डॉक्टर साहब आप भी काफी चिंतक हैं, लिखते रहते हैं, फेसबुक पे भी सक्रिय रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ आपको भी। ये जो विकास हो रहा है ये विकास फिजिकली हो रहा है, लेकिन इस विकास का कंट्रोलिंग सिस्टम सरकार से परे प्राइवेट के हाथ में है। प्राइवेट के लोग नए नए जैसे रेलवे का इन्होंने विकास किया, तो रेलवे के अंदर इन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि पहले वेटिंग थी, फिर इन्होंने तत्काल बनाया, फिर तत्काल से प्रीमियर बनाया, प्रीमियर से डायनेमिक बनाया। यानी आपको किसी भी तरीके से यदि यात्रा करनी है तो पैसे दे और तमाशा देखो। छोटे स्टेशनों पे गाड़ियां रुकनी बंद कर दी, लोकल डिब्बे बिल्कुल हटा दिए, बहुत कम कर दिए डिब्बे को, संख्या कम कर दी। जो लंबी रेलें हैं कोई बहुत एकाध कोई रेल चलती है, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, विकास के नाम पे गति शक्ति की यूनिवर्सिटी भी खुल गई है। और 101 लाख 5 साल में 101 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर है, जिसमें इस साल का बजट भी 10 लाख करोड़ का बजट जो है इसमें था, इसमें ज्यादा ही होगा। इधर हम बैंक से पहले 70 साल में जो पैसे लेके आए थे वो पैसे लेके आए थे करीब 50 से 1 लाख करोड़ का लोनिंग था हमारा। इसके ऊपर इन्होंने 9 साल के अंदर 58 लाख करोड़ का लोन ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके प्राइवेट को हैंड ओवर करना। 7 पोर्ट सागरमाला योजना थी, 7 पोर्ट को तैयार किया, अडानी जी को सौंप दिया, 12 में से 7 उनको सौंप दिए, वहीं उन्होंने काम किया, जितने सारे बिल आए और इन्होंने ये काम कर दिया। भारतमाला योजना आई, पूरा का पूरा आया, तो इस पे जो टोल वगैरह लगा करके ये इनको प्राइवेट को सौंप दिया। हम उसके अंदर टैक्स भरते हैं, रोड का भी और टैक्स भरते हैं इसका टोल का भी, दोनों ही इस तरीके से, यानी इधर भी टैक्स दो इधर भी टैक्स दो। इसके बाद में ये टूरिज्म का फंडा आया, तो टूरिज्म के अंदर भी लोग जो है उस हिसाब से बड़े बड़े जो है इस तरह से सिस्टम है कि भाई आपको पैसे दिए बिना कहीं भी एंट्री नहीं है। अब जो पब्लिक है जो एक टैक्स तो दे ही रही है, यानी 63% टैक्स जो है वो 63% लोग जो है वो इस पूरे जो टैक्स दे रहे हैं उसमें मतलब 3% तो दे रहे हैं कॉर्पोरेट वाले और 63% दे रहे हैं ये दूसरे जो हम लोग हैं, छोटे जो किसान मजदूर, ये जो कपड़े वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स जो जिसको कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं। बीच का मध्यम वर्ग जो है वो 33% जो टैक्स वो देता है, जो एमएसएमई सेक्टर हो रही है। ये डेटा है लगभग।
जीएनआई के डेटा भी हमारे बहुत विरुद्ध बनते हैं। इंडिविजुअली हमारे पास में पर कैपिटा जो इनकम है, हम पांचवी अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के अंदर हमारा बहुत ही ढांचा करीब 2100 के पास में है, जबकि विकसित राष्ट्र के लिए $12,000 चाहिए। तो ये सब बातें हमें दिख रही है। आर्थिक इतन तो नहीं जानते, लेकिन मोटे मोटे आंकड़े जब हम पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गरीब गरीब यानी पिरामिड, राजनाथ सिंह जी को, अरविंद जी आपने मैंने जो वीडियो भेजा सुना होगा कि पिरामिड बनेगा तो पिरामिड का निचला पार्ट बहुत मोटा होगा और ऊपर का पार्ट बहुत तीखा होगा, यानी पिरामिड जो व्यवस्था है वो खड़ी होगी। अब पिरामिड को आप 5 किलो अनाज पे जिंदा रखेंगे या इस विकास की गति में इनको भी कभी कभी ये कोई कोई बुलेट ट्रेन का सपना आ जाए या इनकी जो रेल है इसमें बैठने का आ जाए या आ जाए। जैसे मैं गुजरात चला गया और मुझे वापिस आना था, तो जाते वक्त मेरे 1600 समथिंग रुपए से मैं एसी में चला गया। तो सेकंड एसी का मेरा किराया 1600 समथिंग था। वापस आते हुए मुझे आना था, 10 दिन तक का वेट वो चल रहा था ऐसे। तो इन्होंने वो डायनामिक वाले फंडे में डाला, तो मुझे 2200 रुपए में मुझे टिकट मिल गया। 2200 रुपए से मुझे आना था, तो बच्चों ने वो इस तरह से वो करते हैं, ये हो गया। हवाई जहाज का सिस्टम पहले से था ही, ये डायनामिक का सिस्टम था, प्रति सेकंड मिनट बढ़ रहा था, किराया ऊपर नीचे होता है, वैसे ही रेलवे में होता है डायनेमिक, इसमें डायनेमिक किराए के सिस्टम से। हॉस्पिटल के मामले में भी ये जो आयुष्मान भारत वाला जो कंसेप्ट है, उसके अंदर इन्होंने 25,000 ये वो खोल रहे हैं, जो दुकानें हैं वो दूसरा जो जेनेरिक दवाइयों वाली वो जो है 10,000 खुली हुई है। लेकिन संसद में ये बात मैं कह नहीं पाया आपको, संसद में ये बात उठी कि जेनेरिक वाली दुकान के ऊपर वो ब्रांड वाली दुकान मिलती, वो कहते हैं ही नहीं हमारे पास में। कुल मिला के फार्मा वाले भी लूट रहे हैं, रेल वाले भी लूट रहे हैं, और से स्कूल में जाओ तो फीस में भी लूट रहे हैं। पैसा आम जनता से कलेक्शन का बहुत बड़ा एक जरिया बना दिया, पेट्रोल में भी दे दिया, डीजल में भी दे दिया, सब तरह से हो रहा है। तो गरीब गरीब होता जा रहा है और ऊपर के एक जगह जाकर पिरामिड जाकर के मिल रहा है। स्थिति देश की आंकलन हुई, ये खुद अपने भाषणों में भी कहते हैं। ये जैसे राजनाथ सिंह जी ने जो भाषण दिया था, मैंने दिया था, तो उसी बात पे। तो अब आप धाकड़ साहब इस सारी व्यवस्था के बारे में आप अपनी क्या टिप्पणी देना चाहेंगे कि ये संसद चल रही है, ये तो एक घटना हुई, इसका तो एक पुलिस का काम है, ये करते रहेंगे अपने लेवल पे, इनको एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहेंगे, करते रहेंगे, पकड़े गए वो छोरे जैसे भी उनका हाल होगा होता रहेगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे धाकड़ साहब, क्या व्यू पॉइंट है आपका? संसद में जो घटना है वो कहीं न कहीं ये प्रायोजित है और मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कि भाई वह चलो जनता को रोज को इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तो उसके लिए इनकी भी वो जिम्मेदारी होती है कि 2-4 दिन में कोई अलग-अलग मुद्दा थमाया जाए। तो ये संसद वाला मामला तो इसलिए हुआ है। रही बात आप वो रेल की बता रहे हो, तो ये सिस्टम अब वीडियो कोच गाड़ियों में भी हो गया है कि वो किराया घटने बढ़ने वाली बात। कुल मिलाकर अब अगर रोड पर भी निकले तो पेट्रोल जितना खर्च नहीं होता, उतना ज्यादा टोल लग जाता है। तो कुल मिला के अगर आपको आपके घर में बंद रखने के लिए, अब कभी कभार ये बहुत से लोग दिल्ली में धरने करने भी पहुंच जाते हैं, तो उनको भी इस प्रकार से रोका जा रहा है या कम किया जा रहा है। और संसद मिलाकर के कुल मिलाकर के कॉरपोरेट के लिए ही काम कर रही है। जनता को कुछ कभी कभार कुछ देना पड़ जाए तो वो उनकी एक शासन की एक मजबूरी होती है कि भाई हम जनता के लिए भी काम कर रहे हैं, ये इनको दिखाना होता है। तो उस हिसाब से ये सरकार काम कर रही है। ये क्या कुल मिला के सारी सरकार है। अब आप देख लो कि टाटा के पास जो कोल माइंस और आयरन ओर की माइंस हैं, उनका वो 1947 से पहले 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज राशि थी। 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष। उसका किसी भी पीएम ने 1 रुपये से बढ़ा करके 2 रुपये नहीं किया है। कुल मिलाकर के जो ये खनिज की लूट के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और संसद भी उसी दिशा में काम कर रही है। आप कंटिन्यू करो। ठीक है, संसद का काम कॉरपोरेट के लिए है, ये आपका आंकलन है। और वैसे देखो, हम लोग जो है ना, आर्थिक तंत्र को पूरा हमारे पास में ऐसा ढांचा नहीं है
जिससे हम समझ सकें। एक तो हमारे ये समझ में नहीं आती कि लोन कहाँ कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक कितना दे रहा है लोन इनको, ये छोटे छोटे ये ब्रिक का भी लोन का सिस्टम है, तो लोन वाला हमारा हिसाब किताब हमारे पास है ही नहीं। संसद में जब आता है बिल तो ये लोग अपने तरीके से पेश आते हैं, तो कोई ऐसा बात ज्यादा उठती नहीं है, मेरे समझ में नहीं आई कि ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे आपस में मिले हुए हों। वैसे ही है, तो वो अपनी अपनी रांडी रोने तो रोते हैं, मेरे वो विकास नहीं है, मेरी सड़क नहीं है, मुझे ये नहीं है, वित्त मंत्री जी मेरी ये लेना वो लेना। अरे लेना कहाँ से, पैसे कहाँ से है, ये मुद्दा जोर शोर से नहीं उठ रहा है, ये मेरे बड़े दिमाग से परे की बात है। भैया आप लोन ला रहे हो तो लोन तो जनता को चुकाना पड़ेगा ना, ये तो हार उर के या जीत के कहीं भी चले जाएंगे, हमें क्या, हमारे ये काय की बीमारी छोड़ के जा रहे हो। अब मैं सुबह सुन रहा था तो राजस्थान सरकार ने ये कहा कि 2 लाख करोड़ का लोन करके चला गया गहलोत, तो अब गहलोत लोन करके चला गया तो भैया अब कौन चुकाएगा, गिरे ही डाल गया, वो तो चला गया, फिर वो राजस्थान की जनता पे होगा करेगा। ये पूरे आंकड़े प्रॉपर नहीं देते, मतलब अपनी किसी, क्यों इन्होंने वो 450 पे सिलेंडर वो और दूर से आए तो वो उस टाइम तो जीतने के लिए ये दे दिया, और अब कह रहे 2 लाख करोड़ का लोन है, तो भारत सरकार के ऊपर भी ऐसा लोन होगा कहीं न कहीं तो है। तो हम आम नागरिक इससे बड़ा वंचित है। इस कॉरपोरेट के इस मॉडल में सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगी वो लगी, मैं संसद में एक एक लाइन सुनता हूं, आपको बताऊं, लेकिन मैं सांसदों को सुनता हूं तो कोई ऐसी बात नहीं आती। हर आदमी विकास के नाम पे वो कह रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो, और करो कहां से, जेब में पैसे नहीं, कैसे करो। पहले इन्होंने कहा मनमोहन सिंह है जो देश को पट्टे बेटा गया, वो काटा था, अब ये मान लो चले गए तो कह देंगे इसने बट्टा बेटा दिया, तो बट्टे बेटा ही क्यों रहे हो यार, साफ साफ कह दो ना जनता को कि मेरी जेब में नहीं है, सड़क नहीं बनेगी। ये कोई नहीं कह पा रहा। मतलब इस मामले में मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे कई बार तो यूं आता है कि यार ये बात तो कोई कह सकता है, मामूली बात है, जनता को साफ बात कहने में कहां प्रॉब्लम आती है कि भैया जो भी गलतियां हुई, चाहे कांग्रेस की हुई चाहे हमारी हुई, तुम 24 घंटे विकास 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 कर रहे हो, तो विकास होता कहां से? वो जैसे एक बार मनमोहन सिंह ने क्या पेड़ के लगते हैं जैसे वो वाली बात कही तो बहुत भारी बखेड़ा हुआ। अब ये पेड़ में लगने से ही बड़ी बात लगती मुझे तो, यानी फाइनेंशियल मॉडल आम लोगों के समझ का नहीं। 9 साल से मैं लगातार 30 संसद सुन चुका हूं, अब की बजट आएगा तो आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा, पढ़ता भी हूं, इतना ज्ञानी तो मैं हूं नहीं कि मेरे को एकदम ही इस इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो जाए, और कितने लोग भी नहीं जुड़ते, एक्सपर्ट लोग हमारे साथ बैठते नहीं है तो उनसे पूछें। कईयों को मैंने एक्सपर्ट को पूछा भी, मैंने कहा यार बजट में वो सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, ये मतलब लगभग आप देखो कि मैंने एक बार डेटा पढ़ा कि 20% हम कुल बजट का ब्याज में देते हैं, तो वो तो उड़ गया हमारा पैसा, ब्याज में दे दिया। ये तो एक लेमैन जानता है कि कोई आदमी अपनी गृहस्थी चलाता है तो ब्याज भरेगा तो घर कैसे चलेगा, तो कह दे एक बार कि भाई इतने हैं, यानी एक आदमी के 1 लाख रुपए का ब्याज था उस टाइम, आज भी लगभग वही है, यानी 140 लाख रुपए हम यदि दे दें इनको तो जान छूट सकती है हमारी शायद, ऐसा आंकड़ेबाजी ये है, गूगल क्या नहीं है वैसे इनका ही है, लेकिन फिर भी सरकार बता दे कि भाई देखो ऐसा करो तुम, यदि ये बार बार छोटे छोटे टैक्स लेना, कभी पेट्रोल में चूंटियां भर लेना, कभी डायनेमिक में या भर लेना, कभी टोल पे भर लेना, तो एक बार कह लो कुछ कहना हो तो भाई, ये हम जानते हैं कि सरकारें नहीं चलती ऐसे, पैसों के बिना तो काहे की चली, ये कोई मोदी कहां से जेब से लाता है क्या, मोदी की गारंटी हो चाहे गहलोत की गारंटी हो, गारंटी तो अपनी है, इनकी गारंटी किसी की नहीं है, तो फालतू की बात है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जनता को क्यों नहीं कह देते हैं कि भाइयों और बहनों, तो उस बात को, हाँ लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताइए क्या कहने के लिए। एक बार गहलोत ने कहा था ना खजाना खाली है, तो सर अगले इलेक्शन में 20 सीटें आई थी, ये कह नहीं सकते, सही बात कोई नहीं करता। अरे भाई कह नहीं सकते तो हम नहीं, तो हम यार इतना भाई इतना तो पता तो लग गया ना, पैसे की इंतजाम नहीं कर सकते हर बार, इसलिए लोन हर बार ये, और जब भी ओवरफ्लो हो जाएगा इसका तो पाकिस्तान वाली हालत होनी है।
कोई लोन का ऐसा गहलोत तो ने कहा था यार आपको मैं यही पूछ रहा हूँ हरलाल जी, आप एडमिट के क्यों रहे हैं? इन सड़कों को जितनी बन रही है बखान कर रहे हैं, इन पोर्ट को, इन क्रूज को मामले में जैसे बताया ना मैंने 4 साल का, इन क्रूज को हम क्या करेंगे जब हमारे ऊपर तो हमारे बच्चों के ऊपर 2 पैसे चढ़ गए? भाई रोजगार क्यों कम हुए? देश के ढांचे को खोखलापन कर देना ये किसी भी गवर्नमेंट का भाग नहीं हो सकता। चाहे गहलोत का कह दे, मोदी का कह दे, मनमोहन सिंह का कह दे, ये बीमारी क्या है? जब खाका ही पैसों से है तो एक बार चुप हो लो यार। ये सब्सिडी काहे की सब्सिडी दो भाई? हमें क्यों दो सब्सिडी? खाद में क्यों दो सब्सिडी? 1,29,000 का अभी 2020-21 का हमें चुकाया। अभी इस बेस को मैं सुन रहा था, 20-21 का माइनस एंट्री बोल रही थी 1,29,000 काफी होते हैं। 1,00,000 करोड़ का मतलब होता है कि 1 करोड़ की 1,00,000 ढेरियां होती है वो, तो मायना तो है ना। 44 लाख करोड़ का तो हमने पहले इसका बजट दिया, 44 के बाद में 4 लाख करोड़ इन्होंने और ऐड कर दिए, 48 हो गया, 1,29,000 ये हो गया, 49 हो गया, 50 लाख करोड़ के पास पहुंच गए आप। फिर ये माइनस को और हो जाएगा और ये बजट आने वाला फरवरी में। भाई अगला सेशन बजट का यही होगा। तो अभी से मैं तो माइंड सेट ये बना रहा हूं कि इस बार बजट आ रहा तो बजट पे ही हम केंद्रित हो जाएं। इस गिरे में पता तो लगे भाई हमारी तो देखो फसल जैसे होगी जैसे होंगे, हम रेल में चलेंगे कुछ भी होगा, लेकिन हमारे बच्चे भुगतेंगे। इस बात को तो हम तय कर लें। है क्या बीमारी क्या है भाई तुम्हारी? क्यों ला रहे हो पैसे? नहीं चाहिए हमें फालतू का विकास। हमें एक बार विकास का एंटी माइंड बना करके यदि बात नहीं, हर बार अरे साहब उसने विकास नहीं किया इसलिए हार गया। अरे सिर बोलना अच्छा आदमी था यार, नहीं किया, क्या बीमारी थी विकास में? क्या करते विकास करके? विकास के कोई मायने होते हैं। शिक्षा एक एसेंशियल पार्ट हो सकता है उसका, स्वास्थ्य एक एसेंशियल पार्ट हो सकता है, सड़क हो सकती है। पूरा का पूरा मोदी गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है ये, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके और कॉर्पोरेट को सौंप रहा है। बोलो ये पैसे हम क्यों दें? क्या जरूरत पड़ी बताइए आप? इसका कोई किसी के पास हो उत्तर कैसा देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? टूटी सड़कों पे चल देते हैं हम तो। भारत के आदमी को खाने को 5 किलो अनाज का 81.35 लाख करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये संसद के डेटा बोल रहा हूं मैं, 81.35। ये जो 80 लाख कह रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट डेटा है संसद के। 142 की कैलकुलेशन हम मिला रहे हैं कि लगभग 142 हो चुके हैं हम, यानी 56% लोग जो है इस बात पे टिके पड़े हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जिस देश का हर बड़ी बात कर रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम 3री हो जाएंगे, ओके क्या करोगे? आदमी तो जो पिरामिड बना है उस पिरामिड की तो धज्जियां उड़ गई। जो आदमी टॉप पे है पिरामिड के टॉप का, उस आदमी के पास खरबों होंगे, हमें कोई क्या मिला? हमारे बच्चों को क्या मिला? तुमने फीस लूटी हमारे बच्चों से, तेल में पैसे लूटे हमारे बच्चों से, जगह जगह रेल में पैसे लूटो। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आम आदमी बुलेट ट्रेन से हम चापेंगे? क्या करेंगे? कौन सी जरूरत है? हाँ एजुकेशन का तो मैं मानता हूं समय के साथ हमारी जरूरत है, तो एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। सारी सड़क बिना ही चल लेते हम तो। इन पे जो ये बजट आएगा और ये सरकार का पूरा केंद्रित होगा, इसलिए हमारा जो पूरा ग्रुप है इसमें आप अपने साथियों को भी इस माइंडसेट से जोड़ें कि हम विकास की शब्द को ही नहीं लें कहीं दिमाग में, कीड़ा ही नहीं पाड़े विकास भी कोई आइटम होता है। हम इस बात पे पाड़े कि आर्थिक रूप से पैसे कहां से आएंगे। हमें नहीं चाहिए कि भाई ये पैसे जो सब्सिडी है ना खाद की मत दो ताकि समस्या मिट जाए। भाई तुम यूरिया के अंदर 2,000 की सब्सिडी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्या जरूरत पड़ी यूरिया डालने? एक तरफ तो कह रहे हो मत डालो, तो गिरे मिट जाएगी, साला महंगा होगा तो डालेंगे ही नहीं। ये जो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल है उस बात को हमें बहुत जरूरी है। हाँ वीरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोल दो। हाँ हूँ तो जर्नी में, लेकिन कहूँगा भाई डेवलपमेंट के जो 17 उन पे काम करें। ये केवल जो फिजिकल डेवलपमेंट है
जो मानवता के विकास के आंकड़े हैं उन पे हंगर इंडेक्स है, आपका हेल्थ संबंधी है, उन चीज़ों पे ध्यान दें। एजुकेशन उसमें है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो सारा मामला तो यही खराब है कि ये केवल जो दिखावे का विकास है और वो उसका सारा फायदा, जैसे कि अभी आपने बताया, वो पिरामिडिकल उसमें जा रहा है। जो पिरामिड हमारा है, पिरामिड सेंस में वो डेवलपमेंट हो रहा है। हमें डेवलपमेंट बेस पे चाहिए और बेस है केवल वो 17 गोल्स जो निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा आप जो है ये आपकी जो पार्लियामेंट है ना, शेडो पार्लियामेंट, इस पे भी थोड़ा सा रोशनी आपकी बात डालें और लोगों को एम्फसाइज करें कि वो उस पर ध्यान दें और हमारे साथ नहीं, इसमें जुड़े हम हमारा ये हर देखो, एक उसमें आपके फरवरी में बजट आ रहा है विदेशी, इसलिए हम तो केंद्रित होना चाहते हैं, इसलिए मैंने सेशन को इधर मोड़ा। अब मेरी बात वापस दोबारा सुनो, आपने इसका क्रिटिसाइज कर दिया, लाल जी आप भी सुनना। विकसित भारत के पैरामीटर ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पूरा। इंडस्ट्री तब होती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो क्या हम विकसित भारत चाहते हैं? क्या हमें विकसित भारत की तलब है या पेट भरने की तलब है? ये बड़े सवाल है हमारे सामने। हम एकदम से नहीं कह सकते ये मत करो, लेकिन यदि हम दुनिया में दोस्त आना चाहते हैं तो उधार लेके भी हम अपना स्टेटस बनाएंगे, विकसित भारत कहलाएंगे। विकसित भारत की परिकल्पना में 5 पैरामीटर हैं, कुल 13 हैं, जिसमें से 5 हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारे को, ये जब तक नहीं होता तब तक भारत विकसित नहीं कहलाता है। भूखे चाहे नीचे वाले मरे नहीं मरे, पिरामिड का वो मतलब नहीं है। यदि आपका ये ढांचा है तो आप विकसित कहलाओगे। अब इसमें झगड़ा पड़ता है कि पर कैपिटा इनकम का, यानी नीचे के लोग मरे जिए या कैसे कमाए, क्या करे, बेरोजगारी दूर से, ये एक आइडिया अलग है। लेकिन हम विकसित भारत की परिकल्पना, जब अमृत काल के अंदर विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वर्ल्ड क्लास, जो मोदी जी ने कहा है। मैं कभी विरोध नहीं करता किसी का, मैं आपको बताऊं, आप लोग जो भी सुन रहे होंगे मुझे, मेरे, लेकिन कई बातों के अंदर हमें चिंतन ये करना है कि ये रास्ता ठीक है कि ये रास्ता ठीक है। रोटी, स्वास्थ्य, नौकरी एक है दुनिया के लेवल पे हमारी धौंस, हमारी जीडीपी 5वें स्तर पर हो, हम दुनिया में डंका बजाएं, हमारे हम कुछ कहलाएं। अब डंका आदमी का बजे नहीं बजे, देश का तो बजता ही है। आदमी का काम है कमाए और डंका बजवाए, कमाए और पैसे दे, कमाए और पैसे दे, चाहे वो मरे जिए, उसका काम नहीं। एक राजा ऐसा हो जाए जो ये कहे कि मुझे गढ़ बनाना है, बनाएगा गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ियां हैं, बाकी वो कावतें जोड़ते रहो। भरतपुर का किला उस महाराजा ने बना लिया, भरतपुर का किला महाराजा ने काहेगा बना दिया, वो तो आप वो लोगों ने बनाया। ये बातें कुछ ऐसे मानव ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत सोचने वाली और चिंतन करने वाली बातें हैं। अब हम किस लाइन को, कौन सा विकास कर रहे हैं? इधर आपका पर्यावरण से खेती लुप्त हो रही है तो होने दो, कोई मतलब नहीं, हमें विकसित होना है। और विकसित का पैरामीटर में 18 लाख लोगों ने मेरी रील देखी, मैंने विकसित में कोई बड़ी बात नहीं की, मुझे बहुत गालियां पड़ी उस रील के ऊपर, तू कुत्ता है, तू ऐसे है, तूने वो क्यों नहीं खा लिया, तेरा ऐसा है, वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेरे को अड़ंगल बका। करीब 100, 200, 500 लोगों ने ऐसे बता, 18 लाख लोगों ने देखा। मैंने सिर्फ ये परिभाषा दी कि भाई मैंने जो गूगल में पढ़ा, मेरा गूगल ज्ञान है, $12,000 की पर कैपिटा की जो इनकम होनी चाहिए, अब है नहीं यहाँ पे भारत में। और 5 पैरामीटर है जिसमें से एक भी पैरामीटर भारत पूरा नहीं कर रहा है। तो विकसित भारत हम कैसे कर पाएंगे? और इस परिकल्पना में क्यों पड़े हुए हैं हम लोग? क्या हमें चाहिए ऐसा विकसित भारत? एक ये है कि एक ह्यूमन है और एक नेचर है, नेचर को बचा लें, ह्यूमन ऑटोमेटिक बचता है, वहां हमारा कोई ध्यान नहीं। हम प्रकृति को बिल्कुल तहस नहस करके भी विकास चाहते हैं, सारा कुछ एजेंडा उधर जा रहा है। हम इन सारी बातों के ऊपर, हम ये जो बजट आ रहा है इस पे हम केंद्रित इस बात पे रहे कि किस बात पे पैसे आए, कौन कौन कहां खर्च कर रहा है, क्यों खर्च कर रहा है, और इसकी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रो ह्यूमन है कि नहीं है, प्रो नेचर है। प्योरो नेचर होगा तो ह्यूमन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ह्यूमन के मायने में अपने आप को नहीं मान रहा हूं, मेरी सस्टेनेबल ह्यूमन का मतलब मेरी 4 पीढ़ी नीचे वाली जिंदा रह जाएगी क्या इससे?
क्या मैं इसमें अनाज ले पाऊंगा, या मैं सड़कों पे डोलता ही रहूंगा, भूखा ही हूं चाहे? एक आदमी के पास में खरबों हो जाएगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? ये सारे सवाल हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। ताकत साहब, आप कुछ हैंड रेज कर रहे थे, अब आप इसमें इंटरवेन करिए। रामनारायण जी तारिफ साहब के जुड़े हुए हैं उसमें। हाँ ताकत साहब बोलिए। ये खाद पर सब्सिडी इसलिए दे रहे थे क्योंकि कॉरपोरेट को इससे फायदा पहुंचता है, और अगर यहाँ की कृषि उपज को भी सस्ता रखना है ताकि इनको कंपनियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए सस्ते मजदूर मिल सके, और फिर महंगाई का रोना रोकर के ये विदेशी माल खपा सके, या कभी कहीं कहीं से दाल मंगा रहे हैं, कहीं से दूध का पाउडर मंगा रहे हैं, कहीं से सब्जियां मंगा रहे हैं, कभी कांदा मंगा लेते हैं, कभी ये खाद्य तेल का तो इन्होंने बिल्कुल ही बंटा ढार कर दिया है कि करीब करीब कहीं भी जिमने जाओ तो ये पाम तेल के अलावा कोई दूसरी रसोई मिलती नहीं, और नाम वो मूंगफली तेल, सरसों तेल लिखा हुआ होता है। कुल मिलाकर इनको वो आयात करके भी दलाली खानी है, और फिर उससे लोगों को बीमार करके उससे भी फार्मा इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना है। तो ये इसलिए सब्सिडी वगैरह यूं बंद नहीं करता है। अब एक कंपनी वाला आया था कि भाई हम ये जो नैनो यूरिया दे रहे हैं उसमें सबको फायदा है। भाई तुम नैनो यूरिया दे रहे हो तो नैनो यूरिया चलाना, तुम एक काम करो, ये जो सब्सिडी का पैसा कंपनी को मत दो, किसान को दे दो। भाई तू मर्जी पर तो ला, भले मत ला, ये सब्सिडी पकड़, 2000 का कट्टा 2000 दे के लिया तू, 300 मतलब 1700 रुपये सब्सिडी तेरा खत्म डाल देते हैं। लावे तो लान, भली मत ला, तो वैसे उपयोग कम पड़ जाएगा। कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने से कोई दारूडिया होगा तो वो खेती में खर्चा करेगी नहीं, इतना पैसा किसी के पास नहीं है, अरे मैं खाते में से निकाल के लाना है कि पैसा किसी के पास कैसे नहीं है। तो ये सब्सिडी इसलिए बंद नहीं कराएंगे, इनको सस्ते चलो मजदूर चाहिए। ठीक है, सही है आपका। आप ये करे नहीं करे, जो भी है इस देश के नागरिक हैं, इसी में भोग रहा। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, आप भी इसका बाकी इंटरवेन करिए, जो हमने बातें खड़ी की। विकसित भारत की तरफ बढ़े या आम आदमी के हित के लिए कुछ बात करें, शिक्षा, चिकित्सा, इसकी तरफ बढ़े, कुछ आप अपना कोई बात रखें। माइक खोलिए पुष्पेंद्र जी आपका। मेरी आवाज आ रही है पुष्पेंद्र? क्यों जी पुष्पेंद्र जी? चलो, मन्नाराम जी डांगी साहब, आप वकील साहब हैं, और क्या कहना चाहेंगे विकास के मामले में? कौन सी बात करें? सर सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, बढ़िए आगे। सर आवाज बंद कैसे हुई आपकी? या मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है? मनाराम जी आवाज नहीं आ रही मुझे तो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये काफी सूचनाएं आपने दी है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के बारे में भी, और ये विकास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से ये तो जो पूरी पॉलिसी है इन सरकारों की, वो तो कुदरत के खिलाफ जा रही है, मानवता के भी खिलाफ जा रही है। ये तो सारे आंकड़े बता रहे हैं, सारी आपने डिटेल बताया है। तो मेरा तो ये निवेदन है आप सबसे कि ये विचार करने का, इस भूलभुलैया में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम एंटी नेचर, एंटी पीपल बन चुका पूरी तरह से, और उसी के ये वाक हैं। कितनी बकवास करो, ये उसी जहाज को उधर मौत की तरफ ले जा रहे हैं, पूरे टाइटैनिक जहाज को, और ये तेजी से विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अब COP28 हुआ, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ, और जितने भी अभी तक फैसले हुए हैं वो लागू नहीं हुए। तो उससे अंदाज लगा लो कि हमें मतलब मुगालते में नहीं रहना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए, और पूरी तरह से कुदरत के पक्ष में और लोगों के पक्ष में सिस्टम बने, उसके लोग संगठित हों, और जो नया एजेंडा है कुदरत के पक्ष में, लोगों के पक्ष में, उस एजेंडे पे लोगों को लामबंद करने की जरूरत है। ये इस सिस्टम की कारगुजारियां पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड ओवर में फैल हो चुकी है,
और फेल होती जा रही है। ये दुनिया का पूरा घटनाक्रम बता रहा है। बस मैं इतनी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। देखो, एक माइंडसेट की जो बात है आप लोग सुन रहे हो, मेरे इस मंच पर लगभग 2 लोग बीजेपी माइंडसेट से अभी तक जुड़े हैं, काफी दिनों तक जुड़े हैं, लाल सिंह जी और हरलाल जी। और हमने कभी ऐसी कोई मुद्दा नहीं उठाया जो हम किसी को वोट दिलाने की मानसिकता रखते हो, या हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है ऐसा। हम प्रो पीपल और आम जन की बात और किसान उसकी प्राथमिकता में हो सकता है, हमारे एजेंडे में मजदूर हमारी प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन हमें इस लेवल पे आना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। हमें माइंडसेट को इस तरह से पार्टियों में तो नहीं बांटना पड़ेगा। जब तक हम पार्टियों में माइंडसेट रखेंगे ना, क्योंकि ये लोग तो बदलते रहते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, सब इधर से उधर उथल पुथल हो रहा है। हम एक इमोशनल गेम खेल रहे हैं, और जब तक हम इमोशनल खेलेंगे तब तक हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। हमें कहीं ना कहीं ऐसी मीटिंगों के अंदर हमने ऐसी कोई इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या ये मीडिया जो भी है, इसके सिवाय हम इस माइंडसेट से भी सोचें कि एक प्रकृति होती है, पूरी की पूरी नेचर है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है इस जीवन के अंदर, बहुत कुछ मायने रखती है। तो उसको हम किस तरह से संजो सकें, कैसे कर सकते हैं, उसका एक क्रिएशन है, वो मानव है। और भी पशु पक्षी सारे ही हैं, हम उनको भी कोई अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि सिस्टम मानव ने बनाया और मानव के लिए बनाया है, तो हमें इन पार्टियों के जमेले में पड़ने के सिवाय हमें इस लेवल पर आ जाना चाहिए। मैं राजनीति का हिस्सा बन के और वापस आकर के कह रहा हूं आपको, मैं इन गलियों को खोद के घूम करके आ रहा हूं। यदि राजनीति हमें करनी भी हो, शौक भी हो, तो आप राजनीति को नीचे से स्टार्ट कर दिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन से स्टार्ट करिए, जो पंचायतों से स्टार्ट हो रहा है। पंचायत का जो 73 जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, हम उसके अंदर एंट्री करें। मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने रीलें बढ़ाई, हजारों गालियां खाई, एक मैंने रील सिर्फ इतनी सी दी थी, 1.5 मिनट बोला हूं मैं, 1.5 मिनट से ज्यादा बनती नहीं रील। मैंने बछड़ों के बारे में बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, उसको कोट किया सिर्फ, कि भाई 11 राज्य ऐसे हैं जहां बछड़े काटने की मनाही है, गायें बछड़े जो भी हो, और बाकी के राज्यों के अंदर या तो बछड़े काटने की छूट है, या उनको फिट फॉर स्लेटर का सर्टिफिकेट लेकर के काटने की छूट है। तो किसी ने तो पता नहीं क्या अनगढ़ बातें कही होगी, किसी ने कुछ कही होगी, कुत्ता बिल्ली जो बनाना था बना लिया। मैं बड़ी तसल्ली से उनकी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ। पूरी बातें नहीं पढ़ पाया क्यों, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, लेकिन आपके बीच में पढ़ूंगा कभी मैं। हमें कहीं ना कहीं देखो ऐसे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और एक कोऑर्डिनेशन के तौर हमें चलना पड़ेगा, जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो सके। जगह जगह हम धोखा खा रहे हैं पार्टियों के जुगल जाल में आकर के, पता नहीं कौन कहां करके कर रहे हैं, कोई किधर ही वो जा रहा, कोई किधर ही जा रहा, बात का एजेंडा ही नहीं हमारे पास में, बिना एजेंडे के ही हम अपनी बातों को रखते जा रहे हैं। एजेंडा यदि हम बैंक की तरफ ही एजेंडा डायरेक्ट करते हैं, बजट आ रहा है तो मैं इसलिए था कि भाई अब मैं जितनी भी मेरी 22 तारीख की मीटिंग होती है वो केंद्रित करूं, और ये गांव में जाने के बजाय इस बात पे केंद्रित करूं कि बजट पे ही केंद्रित हो जाऊं मैं, कि भाई अब जो है बजट कैसा होना चाहिए इसी पे हम करें। और कुछ ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऐसे लोगों के बीच में जाऊं और उनसे ये बातें करूं कि भाई बोलिए आप क्या चाहते हो, किस तरह से विकास किसको कहें, इस विकास का क्या करें, वो डेटा देंगे, ये दे। भाव भक्ति में नहीं जीना। हमारा जो भी भविष्य है, हमने बच्चे पैदा किए हैं, उनका भविष्य है, वो हमारा भविष्य है। और यदि बच्चा आवारा घूमेगा, यदि बच्चे ऐसे होंगे, या ये सोसाइटी ऐसी बनेगी जो नशे में लिप्त होगी, या ऐसी सोसाइटी होगी, तो वो एक दिन प्रॉब्लम में होगी। चलो पुष्पेंद्र जी, आपने हाथ खड़ा कर दिया, हम आपको पुकार ही रहे थे, बोलिए, अपनी बात को रखिए अपना। मैं तो बीच में कोई न कोई टॉपिक एंटर करता हूं, भाई जैसे भी हो आप बोलिए सर। जी, सभी को नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र ढाका, अधिष्ठाता पोस्ट हार्वेस्ट कॉलेज मेरठ से बोल रहा हूं।
माफी चाहूंगा, थोड़ा विलम्ब से आपके साथ जुड़ पाया और कुछ ही बिंदुओं को मैं सुन पाया था इसमें, और बीच में जब मुझे पुकारा गया तो टेक्निकल वजह से शायद मैं उसको माइक को ऑन नहीं कर पाया। तो इसमें मेरा तो यहाँ निवेदन और अपना बात रखने का मकसद यही है, जो हमारे चोई साहब ने मुद्दा उठाया बजट का, और ये राज्य सरकार केंद्र सरकार जो इसमें ऋण, आम जनता पे ऋण का बोझ बढ़ा रहे हैं, ये बड़ा ही प्रासंगिक एक विषय है और चिंता का विषय है आम जन के लिए। हो क्या रहा है सोशल मीडिया में या अखबार के माध्यम से या जिस तरह से भी एक विकास की बात करके गुमराह किया जाता है, और हमेशा जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी हमारे जन नेता हैं, ये सब कोई ना कोई झूठे खोखले वादे जो धरातल पे कहीं नहीं ठहरते हैं, उस तरह के सब करके चीजों को आगे लेके बढ़ जाते हैं। आज भी हम और भारत की जनता को उसी तरह समझा जाता है कि जैसे ये 1947 में थी, गांव देहात में रहने वाली नासमझ, उसी तरह से आज भी इसको ट्रीट किया जाता है। जिस तरह से डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते वक्त मरीज को पूरी चीजें समझाना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता है जितनी उसके लिए आवश्यक है, उसी तरह से राजनेता भी ये सब चीजें बताना नहीं चाहते हैं और ना कहते, और ना इनके कहने और कथनी और करनी का कोई ऑडिट होता है। इनका कोई ऑडिट नहीं है, कुछ इनका नहीं किया जा सकता बाद में भी, ना इन पे कोई प्रतिबंध लगाने वाली संस्थाएं हैं तो वो पंगु धीरे धीरे होती जा रही हैं, संभवतः चुनाव आयोग वगैरह। तो जो भी ये सब मुद्दे हैं बड़े बहुत ही प्रासंगिक हैं और समय की मांग के अनुरूप हैं, और चोई साहब ने इस मंच के माध्यम से उठाई हैं, और इसमें अभी और भी हमें बहुत लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और आज थोड़ा सा एक मैं वो अखबार में एक हमारे यहाँ आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में है या किस में है, कि शहीद भगत सिंह जी की जो लीगेसी है युवा में वो बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जाने का रिजल्ट ये निकला कि उसी असेंबली में, जिस तरह लाहौर असेंबली में आके बच्चों ने अपनी बात कही थी उस समय से जो नौजवान थे, तो इन नौजवानों को भी उसी तरह आके कुछ अपनी बात कहनी पड़ी। और जिस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं प्रोग्राम को, युवाओं को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है, उनको हकीकत से रूबरू कराने की आवश्यकता है, ना कि झूठे और खोखले और सब इन वादों में। और जो आज का ये मेरे हिसाब से जो तंत्र है, राजतंत्र, जो ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, सरकारी जो तंत्र हो गया, ये केवल अधिकारियों की और इन राजनेताओं की एक नेक्सस ही होके रह गया है, जिसमें आम जनता को पीसा जा रहा, और उसके प्रति कोई जवाबदेही भी इनकी है नहीं। केवल अभी आपने वो बात दोहराई थी कि राजनेता, हमारे यहाँ नेता जितने भी हैं, आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में चले जाएंगे। जनता की हवा दिखाई देगी कि इस पार्टी के प्रति रुझान है, वो उसमें चले जाएंगे, उधर से हट जाएगा, दूसरी तरफ चले जाएंगे, ना इन पे कोई वो है। और दूसरी एक बहुत ही यदा कदा मेरे दिमाग में आती रहती है, जहन में बात रहती है, जो हमारे संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, इन सब पे भी ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता है जो कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टी की या किसी वर्ग विशेष की विचारधारा में रहे हों। जबकि ये संवैधानिक पद हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे आदमी को दिए जाने चाहिए जो कभी किसी लीगेसी का फॉलोवर ना रहा हो, किसी रजिस्टर्ड पार्टी का आदमी ना रहा हो, किसी से प्रभावित ना रहा हो, तभी तो वो संविधान की रक्षा कर पाएगा। तो ये सब चीजें आवश्यक हैं और बहुत चीजें हैं। मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं, इसमें प्रशंसा करूं, वो कम है। आपने अपने बहुमूल्य समय से इस तरह का मंच दे के और रेगुलर इसका जो है
मशाल को जलाए हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सभी साथियों को। नमस्कार। धन्यवाद ढाका जी। अब मेरठ में वहाँ अच्छी मीटिंग हुई और हमने अच्छी बात हुई। अब इकोनॉमिक्स के अतवीर जी से भी हम चाहेंगे कि एक बार हम एक ऐसी बहुत खर्चीली मीटिंग नहीं हो, मतलब कोर ग्रुप में हो जाए, क्योंकि ये एजेंडे ऐसे होते हैं कि उनके चार्जेस भरे हैं, वैसे करें। हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ 100 आदमी 50 आदमी हो इस तरह का। तो इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर मैं वीरेश जी से भी बात करूंगा, अभी बस में है, कि हम इस बजट के पहले, क्योंकि मैंने इतने दिन तक किसान मजदूर और इन पे केंद्रित रहते हुए किसान चार्टर पे काम किया था, और वहां मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी यही बात रखी। या मैं अब चाहता हूं कि हम इसको आर्थिक लाइन में डाइवर्ट करें, क्यों आर्थिक लाइन एक बहुत मायने रखती है ये। तो या तो हम ऐसा हो कि भाई कैसे जिए, आखिर हमें इस तरह से टैक्सों के बल पे कैसे क्या हो, किस तरह से हो। तो ये जब एक ग्रुप बनेगा ना, तो वो बात कहीं न कहीं चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाएं, चाहे कैसे ही लाएं, इस तरह से ला रहे हैं। इसलिए पुष्पेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वहां भी हमें अच्छे सहयोग दिया, और यहाँ भी हम चाहेंगे कि इस लाइन को हम बजट तक कम से कम बढ़ाएं। फिर नई गवर्नमेंट आएगी, नई नीतियां होगी, नए तरीके से हम उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन अब चूंकि बजट की हवा आया है, तो बजट के ऊपर हम केंद्रित हो जाएं कि बजट किसकी तरफ बढ़ रहा है, विकास किस चिड़िया का नाम है, मानव और प्रकृति के केंद्रित विकास है, या कुछ ये अपने एजेंडे ऐसे ही खुश करने वाले लॉलीपॉप और ये रेवड़ी टाइप की एजेंडे हैं, इनके क्या सिस्टम है, कैसे ये लोग बैंकों के अंदर इनको हेयर कट के नाम से पैसे खत्म कर रहे हैं, किस तरह से ये इनको वन टाइम सेटलमेंट के नाम से हमारे पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। वहां हमें, क्योंकि सीएजी की ऑडिट के अंदर बहुत कुछ इस मोदी गवर्नमेंट का नेगेटिविज्म है, और सीएजी की ऑडिट में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट चली गई थी 2G और ये। अब सीएजी की ऑडिट की वैल्यू नहीं, आम जनता तो इस बात को कुछ समझ नहीं पा रही है कि सीएजी होती क्या है, कैसे ऑडिट करती है, उसके पैरा कैसे बनते हैं, कैसे तरह से उनके जवाब आते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं। क्योंकि ढांचा ऐसा खड़ा कर दिया कि एक आदमी के मुट्ठी में हो गया तंत्र, और वो सारा हो गया, जनता एक तरफ हो गई। तो इसमें जब तक बजट आए, क्योंकि बजट का टाइम ही नहीं है, मैं इस 22 तारीख को तो लोकल मीटिंग करूंगा, तो वो तो किसानों का मंच है, यहाँ किसानों की बात रख करके यूथ की बात ही रखूंगा। लेकिन अब हम चाहेंगे कि जब इकोनॉमिक्स के लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो, तो आपसे हम अपेक्षा रखेंगे, वीरेश जी, पुष्पेंद्र जी, आप लोग कुछ यूपी के साथी जो है कहीं चाहे वर्चुअली मिले, हम एक बार फिजिकली जरूर मिले। जैसे 22 तारीख आपकी तारीख हमें सर्वमान्य होगी, मेरी 22 तारीख को तो मैं अपना भाषण कहीं जाके दे लूंगा, किसी गांव में ही दे लूंगा कि भाई हम वहां मिले थे, वहां ऐसी बात हुई और ये बात सुना दी, आपको सुना दी, किसी को सुना दी। तो ये हम एक व्यवस्था अप टू 1 फरवरी तक चाहते हैं। क्यों, मैंने कल जितनी भी बात कही फिक्की, एसोचैम और पीडब्ल्यूडी, इसका जो भी इनके बने हुए हैं, ये सीआईआई, इनकी रिपोर्टें, इनका देख रहा था मैं, एनुअल बॉडी मीटिंग की रिपोर्टिंग देख रहा था, और मेरा एक वीडियो भी है। इन लोगों के साथ में जो प्रधानमंत्री वगैरह इनकी मीटिंग में आते हैं, जो इनको वादे करते हैं, जो जिस तरीके से कहते हैं, राजनाथ सिंह जी का 96 फिक्की की रिपोर्ट के अंदर मैंने भेजा था, तो उन्होंने पूरी गुणगान किए सरकार के कि देखो ये हो रहा है, हम आपके लिए ये 4 चांद लगा देंगे, ये सड़कें बिछा दी हमने, ये कर दिया। उसमें मैं जनता को ढूंढ रहा था, किसान को ढूंढ रहा था, मजदूर को ढूंढ रहा था। तो अरविंद जी को मैंने डॉक्यूमेंट भेजा, सुबह भी बात हुई, मैंने कहा यार इसमें हम कहाँ हैं। अब ये बजट तक तो हम ढूंढे, इनका डेटा बनाए, फिर हम ऐसी बात रखें। हमें पता है कि हमारी एक इतनी औकात नहीं है कि हम इतना नहीं हो, लेकिन हमारे कई साथी ऐसे धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े, जैसे आप जुड़े, और भी कई जुड़ेंगे, तो ये बात आएगी। हमें विकास नहीं चाहिए, विकास अलग तरह का चीज होती है, उसके अंदर आम आदमी का और पिरामिड के तौर पे हो, इसी बात के लिए हो, तब विकास है। अब और कोई साथी? डीपी सिंह जी सर, आप जी नमस्कार। नहीं, विकास क्यों नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए अपने कंधों पे, अपनी औकात के हिसाब से, कर्ज लेके विकास नहीं चाहिए। रही सब्सिडी की बात, सब्सिडी जब तक बंद नहीं होनी चाहिए, जब तक इन लालाओं का, उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता रहेगा। उनका कर्ज माफ होना बंद हो, तब सब्सिडी की बात करी जाए कि सब्सिडी ना दो।
और रही इसकी बात संसद की, संसद में विपक्ष भी तो ऐसी बातें नहीं उठाता जिन बातों को हम उठा रहे हैं, जो धरातल पर जिस चीज की जरूरत है वो तो अपनी मनमानी कर ही रहे हैं। लेकिन इन्हें कहना तो चाहिए कम से कम, ये उसका विरोध तो करें, उसका फायदा नुकसान ढूंढे। जो ये नीतियां बना रहे हैं उसका को फायदा नुकसान बताओ। अपने आप चाहे जो कानून बना लेते हैं, जैसे अब ये सीजीआई को हटा रहे हैं, वही एक बैल की राह चलानी चाह रहे हैं पूरे देश में। तो इन चीजों का विरोध तो होना चाहिए ना कायदे में। तो विपक्ष भी कमजोर पड़ रहा है अपनी बात को उठाने में। थैंक यू। ये जो विकास की जो इन्होंने परिभाषा की, वो विकास की परिभाषा गलत है। गांव में जो सड़कें जो बनाई इन्होंने गौरवपथ करके, वो 2-2 4-4 फीट ऊंची ले ली, सारे मकान नीचे पड़ गए। अब वो मकान गांव वाले वो तोड़ के फिर उसके वो रोड के लेवल से ऊंचे बना रहे हैं। तो ये परिभाषा कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए ही है, ताकि इनका सीमेंट बिके। वो और भी ये जो कर्ज की इंडस्ट्री गांव में नहीं थी, वो आज इसलिए भी बढ़ गई है कि इन्होंने गौरवपथ बना दी ऊंचे ऊंचे, और उसके लिए इन्होंने देखो पट्टे डॉक्टर दिए, साहब, जमीन पे। एक बात हम हमेशा माइंड में रखें कि कोई भी दुनिया की रचना जो हुई है ना, उसके दो पहिए हैं। इंडस्ट्री और उद्योगपति भी अपनी जगह रखते हैं, एग्रीकल्चर और ये रखते हैं। बीच में एक कड़ी के तौर पे उसके अंदर हम सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जो इधर भी सर्विस दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं। ये लोग, मुद्दा ये नहीं है। उद्योगपति टाटा भी था, उद्योगपति अडानी भी है, उद्योगपति अंबानी भी है, उद्योगपति कई तरह के लोग आए हैं। उद्योगपतियों ने, बिड़ला था जिसने, बांगड़ था जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दी जोधपुर की। ये सत्ता के लोग अपने चंदे के लिए, इलेक्टोरल रोल के कारण से, कुछ पैसे लेने के कारण से, या राजनीति की भ्रष्टता के कारण से उद्योगपति भी तंग है। इनको हम कहें ना तो ये बेचारे पैसे कहां से लाए? भाई किसी आदमी से आप चंदा मांगो और उसको कह दे यार तू कहीं कर, कैसे कर, तो करके। यही तो हुआ। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा? इंजीनियरिंग लाइन में भी यही था। मैं इंजीनियर रहा हूं, मेरा ऊपर का बॉस मुझे पैसे मांगता तो मुझे कहीं तो पैसे निकालने पड़ते हैं ना। वो चाहे वो कहीं से निकालूं, मैं तो पैसे तो जेब में, भाई पैसे तो पैसों की जगह होते हैं ना। तो मेन प्रॉब्लम कई है, लेकिन हमारा जो जागृत समाज नहीं होने के कारण से ये सारी समस्या हो रही है। हम छोटी छोटी बातों को इधर से उधर फ्लक्चुएटेड हो जाते हैं। हम हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो कॉरपोरेट का उस टाइप से विरोध कर रहे हैं, कॉरपोरेट पनपेगा तो हमारी इतनी मांग पूर्ति, डिमांड सप्लाई, चप्पल भी चाहिए, जूते भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, ये सारी चीजें जरूरत है। लेकिन कॉरपोरेट के पीछे इधर से लेकर के वो जो है ना राजनीतिक भ्रष्टा और ऐसी, जब मैं आम आदमी पार्टी में गया तो मैं इस माइंडसेट से गया था। जब मुझे लगा कि यही इस धंधे लग गए तो मुझे भागना पड़ा। तब मुझे ये प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ा और मैं आपके बीच में बातें करता हूँ संडे का। मैंने एक धुन पकड़ ली, भाई कहते रहो, दुनिया कोई गाड़ी निकाले, कोई कुछ कहे, व्हाई शुड आई बोदर, मतलब मुझे क्या करना है। अब मैं ये चाह रहा हूं भाई हम एक टॉपिक ले, पैसा किसकी तरफ जा रहा है, पैसा किसका है, और उस पैसे की क्या जरूरत है, क्या वाकई वो जरूरत है। भाई मान लो वो जरूरत है तब तो करेगा। भाई इधर से भी कोई चीज, बिजली के लाइन इधर से जोड़ दी, इधर से जोड़ दी, तो बीच में 2 खंबे लगाने ही पड़ेंगे, तो लगाओ भाई। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आप दूसरे टाइप के विकास को लिए बैठे हो, वो होगा इस तरह से। तो ये पॉलिसी जो है ना, ये पॉलिसी प्रो इंडस्ट्री बन रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्री को दे दिया, इसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। तुमने हमारे से पैसे लिए, इंडस्ट्री के लिए रोड बना दी, ठीक बात है, लेकिन इंडस्ट्री का हिसाब किताब तो हमें दिखा। उनके माप क्यों कर रहे हो आप? भाई उनके माप क्यों कर रहे हो? उसका कारण हमें बताए ना। भाई आपने हेयर कट कर दिया उस इंडस्ट्री का, क्यों कर दिया? और पर्टिकुलर 1-2 फर्म के कर दिया, बाकी के नहीं। तो ये चीजें जो आई ना, इस अब वो इसलिए कर दिया कि इनको चंदा चाहिए। अब ये चंदे वाली कहानी, इलेक्ट्रोनल बॉन्ड की कहानी, भ्रष्टाचार की कहानी, एजी की कहानी, सीएजी की कहानी, ये जो आएगा ना एक दिन तो ये बात फूटेगी ना। एक दिन तो हमें पता लगेगा कि यार ये खा गया पैसे, तो यहाँ गड़बड़ हुआ, कहीं तो जा रहे हैं ना पैसे, ऐसा तो है नहीं भाई पैसों की रोटी तो बनती नहीं ना।
जैसे कांग्रेस वाले के पास में मिले वो दुनिया भर के पैसे मिले, वो कह रहा मेरे पास में साहब वहां मेरी तो फैक्ट्री थी या वो थी। अरे यार मैं तो यहाँ फकड़ में उतर ही पड़ा हूँ, यहाँ हुआ ही नहीं। कोई तो कोई कारण होगा। इसका मतलब है कि पॉलिसी ऐसी बन रही है जो के पास पैसा जा रहा, जिस गरीब के पास नहीं जा रहा। एक नदी चले और उस नदी को चारों ओर से बांध दो, उसके साइड में कोई नहर ही नहीं निकले छोटी, तो खेत कैसे सिंचित हो। हमें उन चिंतन को लाना जरूरी है कि खेतों को एक नहर बने, उसके अंदर साइड की डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बने जो खेत तक पानी दे। वो ये बन नहीं रही, सीधी नदी जाती है और उसके समुद्र में जाके डंप हो जाती है। पूरा पैसा जा रहा है एक कॉरपोरेट के पारा। ये अमेरिकन मॉडल है कॉरपोरेट का। क्यों? वहां जनसंख्या नहीं है, वहां आदमियों की कमी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका टाइप इस तरह से सेटअप है। हमारे ढांचे अलग होने चाहिए। जैसे ये जो आपका सीएसआर टैक्स है, मैं गुजरात गया, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आपने बहुत तगड़ा कैसे बना लिया कि सीएसआर से बना दिया। मैंने कहा यार सीएसआर तो पहले सेंटर को जाता फिर जाता, कि नहीं साहब हम गुजरात में हमारे ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा गुजरात के कोई अलग कानून थोड़े, गुजरात तो गुजरात ही है। कि नहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ता, हम कर लेते हैं, फाइल जाते हैं, वो अपने आप ठप्पा लगा दे, हमें जो चाहिए वो काम हम कर लेते हैं। यानी एक इंडस्ट्री वाला आदमी जो मर्जी आए वो वही कर लेता, उसके इर्द गिर्द जो उसने इंडस्ट्री लगाई है। और हमारा पैसा सीएसआर का जाकर के उसके अंदर चला गया, वो क्या था आपके वैक्सीन में। ये मेरे यहाँ गोटर में फैक्ट्री पड़ी, इनका पैसा। तो कहने का मेरा मतलब है कि कहीं न कहीं इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। अब इतनी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, लेकिन जागृति हमारा धर्म है, लोगों तक बात पहुंचाना हमारा धर्म है, ये हम पहुंचाएं। अब 1 मिनट बच रहा है, आप किसी भी कोई मन में हो तो 2 मिनट में 3 मिनट में जो भी कह दें, बाकी वाइंड अप करते हैं मीटिंग को। पूरी अच्छी चली मीटिंग हमारी, नोटिस आ गया, द मीटिंग इज एट द एंड ऑफ इट्स शेड्यूल टाइम, तो ऑफ कर दी जाए। मिलते हैं अगले संडे। और हमारा केंद्र बिंदु किसान मजदूर के सिवाय हमारी बैंक और सिस्टम और इसको बना के अपनी तैयारी में रहेंगे। और डीपी सिंह जी सर देखना देखें हमारी, यदि अतवीर सिंह से बात हो जाए तो कहीं बैठ करके खर्चे मत करो, इतने खर्चे हमारे पास इतने हैं नहीं, ठीक ठाक मीटिंग हो जाए ज्ञान के लिए। हम भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें तो ज्ञानियों के लिए इकट्ठा हो जाए। आपका ये पुष्पेंद्र जी कराएंगे, पुष्पेंद्र जी। हाँ पुष्पेंद्र जी से भी, हाँ मैं डाका जी के नंबर है मेरे पास में। तो कहीं 2-3 यूनिवर्सिटी के लोग आ जाएं, प्रोफेसर आ जाएं, वो बैठे और उनमें बैठे कि भाई हम बजट के लिए हमारा प्लेटफॉर्म क्या हो, और उसको लाइव टेलीकास्ट कर दे, लोगों तक बात पहुंचा दे। हमारे पास यही प्लेटफॉर्म बच रहा है ज्ञान फैलाने का, और है नहीं कुछ। ताकि क्या है कि हम इस बजट के बारे में समझ सकें। भाई सवाल तो मैं जैसे खड़ा कर दूं तो कोई कर रहे हैं ये सवाल तो क्या, लेकिन बात तो होनी चाहिए विकसित राष्ट्र विकसित भारत को क्या करेंगे हम, क्या हम करेंगे। यो विरोध के लिए विरोध हम नहीं करें, जरूरत है तो है। अब जो भी जिस तरीके से सोचें, अपने अपने माइंडसेट की बात है, या पार्टी माइंडसेट से हम कहीं नहीं सोचे, लेकिन कंसंट्रेट ह्यूमन के माइंडसेट से सोचें और नेचर के माइंडसेट से सोचें। ये इसी बात को कहते हुए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, नमस्कार।